हेलो दोस्तों। आज की चर्चा में हम क्या करेंगे ना, वोट फ्रॉड या चुनावी धोखाधड़ी कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वोट ही एक ऐसे प्रणाली है जिसमें हम हमारे सरकार चुनते हैं, हमारा नेता चुनते हैं, और जो नेता को चुनते हैं वो जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं, देश को संभालते हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन प्रोसेस है, ये गणतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है। अगर ये पिलर ढह जाएगा या करप्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये सोच लेना कि गणतंत्र ही करप्ट हो गया। तो वोट फ्रॉड या चुनावी धोखाधड़ी कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है। अलग अलग देशों में चुनावी व्यवस्था अलग होती है, इसलिए सभी तरीके हर जगह लागू नहीं होते। नीचे चुनावी धोखाधड़ी के प्रमुख प्रकारों के व्यापक सूची दी गई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मतदाता या वोटर से जुड़ी धोखाधड़ी। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर वोट डाल देना या इम्पोर्सनेशन। एक ही व्यक्ति द्वारा कई बार वोट डालने की कोशिश, मल्टीपल वोटिंग। मृत व्यक्तियों के नाम पर वोट डाल देना, ऐसे लोगों के नाम पर वोट डालना जो अस्तित्व में नहीं है, फेक वोटर्स। गैर योग्य व्यक्ति का मतदान करना, जैसे नागरिक ना होना, आयु पूरी ना होना, इस तरह का वोटर्स। तो हम तो जान चुके हैं, विपक्ष नेता ने मतलब कितने बार ये शिकायत कर चुके हैं कि कितने जो वोटर्स हैं, किस तरह का वोटर्स हैं, उनके घर कहां पर है, एक फोटो बार बार आना, एक नाम बार बार आना, उनका घर ना मिलना, ये सब चीज मतलब हम देख चुके हैं मीडिया में। ठीक है। उसके बाद मतदाता सूची, वोटर रोल में गड़बड़ी। योग्य मतदाताओं के नाम हटाना, फर्जी नाम जोड़ना, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार दर्ज करना, मतदाता सूची को जानबूझकर गलत या अधूरा रखना, ये वोटर रोल में गड़बड़ी का केस है। मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशन पर अनियमितताएं। मतदाताओं को डराना धमकाना, वोटर इंटिमिडेशन। वोट खरीदना, वोट बाइंग। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, बूथ कैप्चरिंग। मतदान अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन होना। किसी विशेष समूह को वोट डालने से रोकना। बैलेट पेपर से जुड़ी धोखाधड़ी, नकली बैलेट छापना, बैलेट बॉक्स में अतिरिक्त बैलेट डाल देना, इसको बोलते हैं बैलेट स्टफिंग। वैध बैलेट नष्ट करना, बैलेट बदल देना या गलत गिनना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा आरोप या जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। मशीन से छेड़छाड़, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर में अनधिकृत बदलाव, परिणामों में डेटा में छेड़छाड़, ऑडिट ट्रेल या रिकॉर्ड में गड़बड़ी। यहां पर ध्यान देना योग्य है, अलग अलग देशों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालियों की सुरक्षा व्यवस्था अलग होती है। किसी विशेष चुनाव में मशीनों से छेड़छाड़ का दावा तभी स्वीकार किया जाता है जब उसके समर्थन में विश्वसनीय जांच या प्रमाण हो। और हमारे देश में तो मतलब जो गड़बड़ करता है उसके ही लोग हर संस्था में बैठे हैं, जांच करने वाले वही हैं, चोरी करने वाले वही हैं, और उसके बाद जब हम अदालत जाते हैं उनके ही लोग वहां पर बैठे हैं। तो
इससे समझ सकते हैं कि हमारा देश का हालत क्या है। ठीक है। उसके बाद डाक या अनुपस्थिति, मेल एब्सेंटी, मतदान से जुड़े जोखिम। किसी और के नाम पर डाक मतपत्र भेजना, मतपत्र चोरी करना, मतपत्र भरने के लिए दबाव डालना, वैध डाक मतपत्रों को जानबूझकर अस्वीकार करना, मतगणना काउंटिंग में गड़बड़ी, वोटिंग की गलत गिनती, जानबूझकर अमान्य वोटों को वैध या वैध वोटों को अमान्य घोषित कर देना, परिणाम पत्रक रिजल्ट शीट में बदलाव कर देना, अलग अलग स्तरों पर आंकड़ों का गलत संकलन करना, परिणामों में हेरफेर, आधिकारिक परिणामों में बदलाव, झूठे परिणाम प्रकाशित करना, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अनधिकृत परिवर्तन करना, ये सब है परिणामों में हेरफेर। यानी मतलब इतने तरह का हेरफेर करने के बाद भी परिणामों में भी हेरफेर किया जाता है। उसके बाद प्रशासनिक दुरुपयोग, सरकारी संसाधनों का अनुचित चुनावी उपयोग करना, चुनाव अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालना, विपक्षी उम्मीदवारों को अनुचित रूप से रोकना, मतदान केंद्रों का पक्षपातपूर्ण निर्धारण करना। उसके बाद आता है प्रचार और सूचना से जुड़ी अनियमितताएं। चुनाव से पहले गलत सूचना, डिसइंफॉर्मेशन देना, मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में गुमराह करना, नकली अभियान या फर्जी पहचान का उपयोग करना, विदेशी हस्तक्षेप या समन्वित ऑनलाइन प्रभाव अभियान करना। वित्तीय अनियमितताएं, चुनाव खर्च की सीमा का उल्लंघन करना, अवैध चंदा लेना, धन के स्रोत छिपाना, मतदाताओं को नकद, उपहार या अन्य लाभ देकर प्रभावित करना। जैसे शराब फराब देते हैं, टीवी दे देते हैं, कहीं पर टीवी, मतलब कहीं पर फ्रिज भी दे देते हैं, तो कई तरह का गिफ्ट दे के भी मतलब वोट लिया जाता है, जबकि वो खेल पुराना है। अब वहां पर दिखावा के लिए दिया जाता है, लेकिन खेल वोट फ्रॉड में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दबाव और हिंसा, उम्मीदवारों को धमकाना, चुनाव अधिकारियों को डराना, मतदाताओं के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले। ये बात तो अलग है, अभी तो मतलब उससे आगे बढ़ चुके हैं। मतलब अब तो वोट चोर मतलब पूरा सिस्टम को ही खरीद लेते हैं, संगठन को खरीद लेते हैं, संगठन में अपने लोगों को बिठा देते हैं। जो कंपनियां बनाते हैं ईवीएम, वहां पर अपने लोग को रख के ईवीएम में मतलब डायरेक्ट फ्रॉड करने की कोशिश होता है। तरह तरह का मतलब वोट चोरी होने के बाद ये समय के साथ बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक तरह ये वोट चोरी कर रहे हैं। ठीक है। तो ईवीएम में किस प्रकार की छेड़छाड़ की सैद्धांतिक आशंकाएं बताई जाती हैं? चुनाव सुरक्षा पर चर्चा में आमतौर पर ये संभावित जोखिम बताए जाते हैं कि हार्डवेयर में अनधिकृत बदलाव, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर में दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन, मशीनों के भंडार, स्टोरेज या परिवहन के दौरान छेड़छाड़, मतदान से पहले या बाद में सुरक्षा श्रृंखला यानी चेन ऑफ कस्टडी का टूटना, परिणामों के संकलन जो टैबुलेशन है के दौरान डेटा में गड़बड़ी करना यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जा रहा हो, अंदरूनी व्यक्ति इनसाइडर द्वारा नियमों का उल्लंघन करना। इन जोखिमों के जवाब में कई चुनाव प्राधिकरण सुरक्षा उपाय अपनाते हैं, जैसे मशीनों का सील करना, उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में परीक्षण यानी मॉक पोल करना, यादृच्छिक आवंटन रैंडमाइजेशन, ऑडिट और पुनर्गणना, कागजी सत्यापन जहां उपलब्ध हो जैसे वीवीपैट जैसे प्रणालियां। चोरी करने वाले ना वो चोरी करने का तरीका निकाल लेते हैं। ठीक है ना।
वोट चोरी करने वाले लोग वो अपना हिसाब से चोरी कर लेते हैं और अपने हिसाब से वहां पर अपना लोग को रख देते हैं और आराम से लोगों को पता भी नहीं चलता। और फिर वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है मीडिया का। मीडिया भी उनकी होती है। वहां पर उनको बता दिया जाता है कि भाई तुमको क्या बोलना है, लोगों के दिमाग में क्या डालना है। पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, यानी वहां पर दिखाया जाता है कि इस मुद्दे पर हम मतलब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद इसके पीछे ये सब गेम होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने लोकतंत्र ईवीएम का उपयोग करते हैं। हालांकि इसका कोई एक आधिकारिक वैश्विक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि देश समय समय पर अपनी प्रणाली बदलते रहते हैं। मोटे तौर पर कुछ ही लोकतंत्र देश राष्ट्रीय चुनाव में पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डीआर या ईवीएम का व्यापक उपयोग करते हैं। अधिकांश लोकतंत्र यानी ज्यादातर लोकतंत्र अभी भी कागजी मतपत्र यानी पेपर बैलेट्स का उपयोग करते हैं, चाहे हाथ से गिनती करें या ऑप्टिकल स्कैनर से। कौन से देश ईवीएम का उपयोग करते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग करने वाले देशों में उदाहरण के तौर पर हमारा देश इंडिया नंबर 1 पे है, उसके बाद ब्राजील एंड फिलीपाइंस। कुछ अन्य देशों में सीमित स्थानीय या विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान का उपयोग हुआ है या होता है। कौन से देश मुख्यतः कागजी मतपत्र का उपयोग करते हैं? अधिकांश स्थापित लोकतंत्र जैसे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें अधिकांश चुनाव कागजी मतपत्रों से होते हैं। कुछ जगह मतगणना मशीनों से हो सकती है, लेकिन मतदान स्वयं कागज पर होता है। भारत में जो ईवीएम से वोट में धांधली होती है, इसका प्रमाण आपको इंडिया EVM.org से मिल जाएगा, जो कि 16 साल पुराना एक वेबसाइट है। यानी हमारे देश के लोग 16 साल पहले से ही हमको बता चुके हैं कि इंडिया में ईवीएम से फ्रॉड होता है। आप सोच सकते हो, अगर जो जानता नहीं है तो वो कहां पर है। ठीक है। अब हम एआई से बात करेंगे इसके ऊपर, ईवीएम फ्रॉड के ऊपर, और उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है एआई। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अच्छा, मैं क्या जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं चैट जीपीटी हूँ, एक एआई असिस्टेंट। बोलो, आज क्या बात करनी है? कौन सा वर्जन से बात कर रहा हूं? अभी मेरी इंटेलिजेंस लेवल इंस्टेंट पर सेट है, जो जीपीटी 5.5 बैकएंड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे मतलब एक ऐसे प्रक्रिया के बारे में जो गणतंत्र का एक अभिन्न अंग है, और जिसके बिना गणतंत्र क्या है ना, अधूरा है। वो है वोटिंग। ठीक है। बिल्कुल। वोटिंग गणतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। इसी के जरिए नागरिक अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाते हैं। किस पहलू पर फोकस करना चाहते हैं? पहले तो हम जानेंगे कि गणतंत्र क्या है, उसके बाद वोटिंग सिस्टम या वोटिंग होता क्या है। ठीक है। अब वोटिंग क्यों चाहिए गणतंत्र के लिए, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ गया। बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले, गणतंत्र यानी सर्वोच्च अधिकार जनता के पास। कोई राजा नहीं, कोई वंश नहीं। सरकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए चलती है। अब वोटिंग वो प्रक्रिया है जिसे नागरिक अपनी पसंद या नापसंद को मत के जरिए व्यक्त करते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी से सरकार को वैधता मिलती है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव होता है। हर गणतंत्र लोकतांत्रिक नहीं होता, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।
जहां फ्री और फेयर इलेक्शंस आधार है। आगे बात करें वोटिंग सिस्टम के किस पहलू पर। नहीं नहीं, वोटिंग सिस्टम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जहाँ पर हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, और वो प्रतिनिधि क्या है ना, हमसे पगार लेते हैं, ठीक है। क्या इससे हम ऐसा समझें कि ये जो मतलब प्रतिनिधियां हैं, ये सरकार के नौकर हैं? हाँ, उन्हें नौकर कहना पूरी तरह से ठीक नहीं, लेकिन वे पब्लिक सर्वेंट्स की तरह काम करने चाहिए, मतलब जनता के हित के लिए। व्यवहार में कभी कभी ऐसा लगता नहीं। नो, आपने एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया है, सर्वेंट। सर्वेंट का असली अर्थ क्या होता है? सर्वेंट का मतलब होता है सेवक या सेवकाई करने वाला इंसान। पॉलिटिक्स में इसका आदर्श मतलब होता है जनता के लिए सेवा देने वाला प्रतिनिधि। ताकत का स्रोत जनता होती है, सर्वेंट नहीं। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे? सेवादार या सेवक जो कि पगार लेता है, या नौकर जो कि हम हमारा नौकरी करता है, चुने हुए नौकर है? एक सेकंड, इसके लिए क्लैरिटी जरूरी है। सर्वेंट का मतलब सेवक जैसा है आदर्श रूप में, लेकिन कानूनी तौर पर वे नौकर यानी आपके एम्प्लॉय नहीं होते। फिर भी वेतन पब्लिक फंड से मिलता है और जवाबदेही जनता के प्रति बनती है। चाहो तो आगे हम इस पर बात करें कि प्रतिनिधियों की नहीं नहीं जवाबदेही नहीं, कैसे वो तय पहले होती है। तय कर लेते हैं कि जब हम पैसा दे रहे हैं, टैक्स पैसे पैसा से वो मतलब हमको सेवा दे रहे हैं, तो फिर हम उनको नौकर क्यों नहीं बोल सकते? एक सेकंड, अच्छा सवाल है। सिर्फ वेतन देने से कोई कानूनी नौकर नहीं बन जाता, क्योंकि वे हटाए भी नहीं जा सकते जैसे एक नौकर को हटाया जा सकता है। लोकतंत्र में बेहतर शब्द है जनप्रतिनिधि या लोक सेवक, यानी जनता के प्रति जवाबदेह लोग, पर निजी कर्मचारी नहीं। क्या हम आगे इसी पर बढ़े कि वह जवाबदेही किन तंत्रों से नहीं नहीं नहीं, वो सुनिश्चित होती फंडामेंटल है। पहले क्लियर कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सी चीज़ जानना है, मतलब फंडामेंटल चीज़। और ये जो वीडियो है मैं तो पब्लिश करूँगा यूट्यूब में, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नौकर साहब फिर क्या है? समझ गया। सही है, फाउंडेशन क्लियर करते हैं। नौकर शब्द को मेटाफर की तरह ले सकते हैं। वे जनता की सेवा करें, लेकिन कानूनी तौर पर वे निजी नौकर नहीं है। ये फर्क क्लास पे क्लियर ठीक है, करना जरूरी जनप्रतिनिधि को रहेगा। हम नौकर नहीं बोलते हैं, ठीक है, सेवक बोलते हैं, जनप्रतिनिधि सेवक, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब जब एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं जो कि सरकार में काम करते हैं, पगार लेते हैं हमसे, तो फिर वो तो हमारा मतलब सैलरी लेते हैं ना, तो फिर हम उसको नौकर क्यों नहीं है? वो तो सर्वेंट्स है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो फिर उनको क्यों नौकर नहीं बोल सकते? मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ भी एक अंतर है। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब सरकारी सेवक होता है। नौकर शब्द आज के समय में कई बार अपमानजनक या मिसफिट माना जाता है, इसलिए ऑफिशियल टर्म जनप्रतिनिधि या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इस्तेमाल होता है। चाहो तो हम आगे देख सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट का कानूनी मतलब किन किन लोगों पर लागू होता है। उसी से आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब, नहीं, इसका मतलब ये बोलना चाहते हो कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो नौकर नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि वे नौकर नहीं है। बात सिर्फ शब्द के अर्थ और संदर्भ की है। सामान्य बोलचाल में कोई नौकर शब्द इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल और लीगल लैंग्वेज में अधिक सटीक शब्द है सरकारी कर्मचारी या सरकारी सेवक, क्योंकि वे किसी एक नागरिक के निजी नौकर नहीं, बल्कि कानून के तहत पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं। तो हाँ, वे सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के निजी नौकर नहीं है। इसीलिए ऑफिशियल संदर्भ। कौन बोला? मैं क्या बोला? निजी नौकर बोला क्या? सरकार के नौकर मतलब जो पब्लिक है, और मतलब जो सरकार है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया का नौकर है। ध्यान से, मैं समझ रहा हूं कि आपका मतलब निजी नौकर नहीं है। आप वी द पीपल के संदर्भ में कह रहे हैं। उस संदर्भ में यह राजनीतिक या नैतिक रूप से कहा जा सकता है कि वे जनता के सेवक है, लेकिन यह ऑफिशियल लीगल टर्म नहीं है। कानूनी तौर पर वे पब्लिक सर्वेंट्स है, जनता के प्रति जवाबदेह। अगर आपके दर्शकों के लिए है तो सरकारी सेवक बोलना ज्यादा सही और यानी सम्मानजनक एग्जीक्यूटिव, रहेगा। लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी में सब सेवक है। हम्म
लोकतांत्रिक सिद्धांत के हिसाब से उन्हें लोक सेवा के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन तीनों की संवैधानिक भूमिकाएं अलग है। कार्यपालिका सरकार चलाती है, विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका न्याय देती है। इनका कर्तव्य जनता के हित में काम करना है, लेकिन आधिकारिक टाइटल सेवक नहीं है। एग्जीक्यूटिव में सरकारी कर्मचारी आते हैं, लेजिस्लेचर में एमईपीज और एमएलएज जैसे जनप्रतिनिधि और जुडिशरी जजेस आते हैं। सबका रोल पब्लिक सर्विस से जुड़ा जरूर है, लेकिन कानूनी परिणाम और जवाबदेही अलग अलग है। अगर चाहें तो मैं इन तीनों ब्रांचेस की जवाबदेही के मैकेनिज्म्स भी सिंपल तरीके से समझा दूं। जवाबदेही तो छोड़ दो, कैसा अभी रहेगा? जवाबदेही की तरफ नहीं जाएंगे। अब बात यहाँ पर करेंगे कि जो हमसे पगार लेते हैं, ये तीनों भी पगार लेते हैं हमसे, विद द पीपल ऑफ इंडिया मतलब से। तो अगर मतलब वो हमसे पैसा लेते हैं, जवाबदेही तो मतलब हम जवाब किससे मांगेंगे? जो हमारे लिए काम करता है। अब जो हमारे लिए काम करता है ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर जवाबदेही आता है ना। तो वहाँ पर मतलब एक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि जो प्रक्रिया को बनाया गया है और उस प्रक्रिया में अगर जो विद द पीपल ऑफ इंडिया उसका मतलब उसके लिए काम किया जा रहा है, ये लोग हमारे काम कर रहे हैं, तो फिर हम उनको नौकर क्यों नहीं बोल सकते? मैं तो फंडा भी मतलब मतलब सर्वेंट को हम हिंदी में नौकर क्यों नहीं बोल सकते? ये तो मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। ठीक है। और ये तीनों भी हाँ, हमसे पैसा पगार लेते हैं। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमसे पगार लेता है, ये मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी पगार लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ मतलब इंडिया भी हमसे पगार लेता है। यानी जब हमसे पगार लेता है मतलब हम उम्मीद करेंगे कि हमारा काम ठीक से हम्म, करे। अगर काम ठीक से नहीं करता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक अब बता दो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। इस बिंदु पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पब्लिक फंड से सैलरी आने का मतलब जवाबदेही होना चाहिए, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए जवाबदेही लागू करने के तरीके भी अलग होते हैं, जैसे इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, सर्विस रूल्स या जुडिशियल प्रोसेस वगैरह। डेमोक्रेसी में जनता स्रोत है, पर कंट्रोल भी कानून से ही चलता है। अब चाहे तो मैं अगली बार बहुत सरल भाषा में बता दूं कि किस संस्था की अकाउंटेबिलिटी कैसे ट्रिगर होती है। बात यहाँ पर मतलब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि भाई जो हमसे पगार लेते हैं हम उनको सर्वेंट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। यानी सर्वेंट का मतलब नौकर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हम्म। क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया टैक्स पेयर्स हैं। वो तो अपने हम्म। मतलब पॉकेट से कुछ लेके काम नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर तो मतलब जब हमसे पैसा ले रहे हैं तो फिर हमको जवाब देना उनको क्या होना मतलब हमारा हक है। भाषा के अर्थ में आप सेवक या कभी कभी नौकर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सावधानी जरूर जोड़ूंगा। नौकर शब्द। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप मतलब देखो यहाँ पर आपका क्या है ना, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि मतलब कौन सा ऐसा मतलब कोई भी वर्ड इस्तेमाल मत करो ताकि मतलब ये कुछ चीज़ें वायोलेट करे या मतलब ये रिप्रेजेंटेशन में गलत लगे। ठीक है। लेकिन आम तौर पर जो अब अगर हम सर्वेंट का अगर मतलब उसका अनुवाद निकालेंगे हिंदी में, वो क्या खाली सिर्फ सिर्फ सेवक होता है? वो तो नौकर भी होता है। हम्म। हाँ, लिंग्विस्टिक रूप से सर्वेंट का हिंदी अर्थ नौकर हो सकता है, तो हाँ सही है, लेकिन ऑफिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रयोग में ज्यादा प्रचलित शब्द हैं सरकारी सेवक, लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी। तो शब्द के एग्जैक्टली अर्थ। जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी जो हम्म। है वो एक मतलब एक क्या बोलते हैं ना, अलंकारित शब्द आ जाता है ये। हाँ। एक्चुअली में मतलब क्या है ना, वो हमारे नौकरी है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमसे पगार लेते हैं। पगार देने वाला मतलब जो है वो मालिक है। समझ में आया? सिंपल सी बात है। वो कोई भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या मतलब एक्स वाई जेड सुरक्षा में मतलब हमको देने वाले आर्मी चीफ हो, या मतलब इंटेलिजेंस हेड हो, या मतलब कोई आरक्षी हेड हो, हर कोई पैसा लेता है हमसे। तो फिर इसका मतलब यही है कि वो हमारे नौकर है, जनता के नौकर है, और एक कानून के प्रक्रिया में वो काम करते हैं। और उनके लिए हर जगह मतलब हर डिपार्टमेंट में या जो उनके जो सेवा देने के जो प्रक्रिया है उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, और उसी तहत वो काम हमारे हमारे लिए सेवा देते हैं। सही या गलत? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तथ्यात्मक रूप से पब्लिक पोस्ट पर काम करने वालों को पब्लिक फंड से सैलरी मिलती है और वे कानून के तहत काम करते हैं।
लेकिन यह कहना कि वे जनता के नौकर हैं कानूनी डेफिनेशन नहीं है। अगर आप इसे अपने व्यू के तौर पर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में फ़र्क को क्लियर रखना ज़रूरी है ताकि दर्शक आपकी राय और भारतीय संविधान की डेफिनेशन में अंतर समझ सके। छोड़ो, तो अगर देहाती भाषा में बोला जाए तो वो नौकरी है, ठीक है। अगर देहाती या कैजुअल भाषा में कहा जाए तो लोग कई बार उन्हें नौकर भी कहते हैं। तो फिर अभी जाते हैं दूसरे पड़ाव के ऊपर। यहाँ पर हम जब चुनते हैं तो वो हमारे नेता है होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। हाँ, उन्हें जनप्रतिनिधि या नेता कहा जाता है। आगे क्या? जो हम चाहते हैं हमारा नेतृत्व लेते हैं, यानी हमारे विचारों का, हमारे जो मतलब नीड का नेतृत्व लेते हैं, तो फिर हम उसको नेता बोलते हैं, ठीक है। तो जो नेता का चयन करते हैं वो प्रक्रिया में, गणतंत्र प्रक्रिया में हम वोट देते हैं, वोटर्स, ठीक है। हम वोट दे के चुनते हैं कि ये मेरा नेता होगा। और इस चीज़ को मतलब करने वाले, जो नेता चुनने की जो प्रक्रिया को करने वाला एक संगठन है जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। चुनाव प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन आयोग मैनेज करता है और हम वोटर्स वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जिन्हें हम जनप्रतिनिधि या नेता कहते हैं। तो इन प्रोसेस इलेक्शंस में रोल और रूल्स क्लियर होते हैं। अगले स्टेप पर किस पर फोकस करें? वोटिंग प्रोसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इलेक्शन कमीशन की फंक्शंस? नहीं, मेरा जो चर्चा था एक्चुअली, ये चर्चा में इसलिए लाया कि भाई हम जान सके कि वोट फ्रॉड होता क्या है। समझ गया। ठीक है, अब फोकस क्लियर है। पहले हम एग्जैक्ट इलेक्शन प्रोसेस समझते हैं ताकि फ्रॉड को पहचान सके। वोटर, कैंडिडेट्स, पब्लिक और इलेक्शन कमीशन के रूल्स फिक्स हैं। अब बताइए, फ्रॉड किस स्टेप पर फोकस करें? देखो हमारा देश में ना, हमारा देश में जैसे देखो दूसरे देश में एक तरह का भाषा होता है, ठीक है। यूरोपियन ले लो या मतलब कोई भी दूसरे कंट्री ले लो, ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री है उनके एक भाषा होता है, और जो उनका विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो मैक्सिमम 90% वो एक ही तरह का होता है। जबकि हमारा देश में जो इंडिया है, यहाँ पर लिंग्विस्टिक रेस तरह तरह का है। खास करके 122 मेजर लिंग्विस्टिक रेस हैं। और उसके बाद जो आस्थावान लोग हैं, तरह तरह का आस्था है, यानी खास करके ब्राह्मणवाद है यानी जातिवाद है। उसके बाद जो सेकंड में सबसे ज़्यादा प्रमुख आस्था है वो है इस्लाम। उसके बाद दूसरे हैं जैसा सिख हैं, ईसाई हैं। उसके बाद दूसरे जो विचारधारा हैं, सम आइडियोलॉजी है, वो बहुत कम है। अब 140 करोड़ में खास करके करीब करीब जो जातिवाद को मानने वाले या ब्राह्मणवाद को मानने वाले 111 करोड़ लोग हैं, करीब करीब। और वही जातिवाद में जो ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोगों में, वो फिर वहाँ पर मिनिमम 4 वर्ण और मतलब दूसरे कैटेगरीज आ जाते हैं, जैसे कि मान लो सवर्ण जो कि जनरल कैटेगरी हैं, वो करीब 14 करोड़ आ जाते हैं, यानी 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन। जो 111 करोड़ है वो जातिवादी है, यानी जाति को मानने वाले, ठीक है। और उनमें से ना क्या है ना, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का जो वर्ग है, वो है नंबर 1 पे ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको ब्राह्मणवाद में शूद्र कहा गया, करीब 65 करोड़। और उसके बाद आ जाते हैं कि जो अ, इस्लाम को मानने वाले लोग, ठीक है ना। या मान लो कि जो एससी शेड्यूल कास्ट, यानी जो आउटकास्ट होते हैं, जो एक्चुअली में बहुत रूलिंग क्लास हैं, जिनको आउटकास्ट कर दिया था ब्राह्मणवाद ने, और उनको उनका हर चीज़ लूट के ना उनको पूरा पिछड़ा कर दिया, वो करीब 21 करोड़ है, 21 करोड़। और उसके बाद आते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि यहीं के लोग कन्वर्टेड हुए हैं, कन्वर्ट होके मुस्लिम बन चुके हैं। मुझे लगता है कि इंडियन ओरिजिन में अगर मिला दिया जाए कि पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और इंडिया का, ठीक है, सब 58 करोड़ पॉपुलेशन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनका ओनली 3% विदेशी आक्रांतों के जो आए थे, विदेशी मुस्लिम्स जो यहाँ पर आए थे, उनके ही वंशज हैं, ओनली 3%। तो इंडियन ओरिजिन के जो मुस्लिम्स हैं
जब यहाँ पर विदेशी मूल के मुस्लिम आए थे, आक्रांत आए थे, यहाँ पर बसे और वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यानी जो करके जो उनकी नस्ल पैदा हुआ, तो ये करीब 58 करोड़ में 1.74 करोड़ है। ठीक है, आज के डेट में। तो फिर मतलब जो पाकिस्तान का जो मुस्लिम हो, ये तो मतलब 1947 से पहले इंडिया का हिस्सा था, या बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था। तो फिर यहाँ के जो वहाँ का जो मतलब लिंग्विस्टिक रेस है, क्योंकि बांग्ला लोग मतलब मुस्लिम बने हैं, और ख़ास करके जो पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंस है, खास करके जो जो रूलिंग लिंग्विस्टिक रेस है वो पंजाबी है। ठीक है, करीब वो 8 करोड़ या 10 करोड़ के होंगे, मतलब जिसमें सब कन्वर्ट हो गए हैं, पंजाबी लोग कन्वर्टेड टू मुस्लिम। और अब हिसाब करें तो मतलब इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में ओनली 1.74 करोड़ जो होंगे, वो सिर्फ विदेशी मूल के जो आक्रांतों के नस्ल हैं, और बाकी के जितने भी हैं यानी 58 करोड़ माइनस 1.74 यानी 56.26 करोड़ जो हम्म। लोग हैं ना, वो इंडियन हाँ जी। ओरिजिन के कन्वर्टेड मुस्लिम है। ठीक है, हाँ। इंडियन ओरिजिन के कन्वर्टेड ठीक मुस्लिम। है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि हम्म। मतलब देश एक्चुअली क्या हो गया, मतलब डिवीजन होने के बाद जो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो हम उनको माइनस करते हैं। तो फिर यहाँ में जो हम्म। पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये करीब मतलब 20 करोड़ के आसपास होंगे। ठीक है, जी तो बिल्कुल। फिर हम यहाँ पर थर्ड में आ जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन। उससे जो एससी हाँ पॉपुलेशन है, ये करीब 21 करोड़ है। करीब 15% पकड़ लो, जी। 140 करोड़ का मतलब पकड़ लो 15%, तो कितना होता है 140 करोड़ हम्म। इंटू 15 डिवाइडेड एक बाय सेकंड। 100, यानी ये 21 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, ठीक हाँ। है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन है 21 करोड़ आ जाता है एससी का, शेड्यूल कास्ट, हम्म। जिनको मतलब अंग्रेज ने जी उसको शेड्यूल्ड कास्ट बोल के बताया, जबकि ये ब्राह्मणवाद के हिसाब से वो आउटकास्ट होते हैं। ठीक है, यानी उनको आउटकास्ट कर दिया था बिल्कुल। किसने ना, ब्राह्मणों ने। आउटकास्ट का मतलब अपने जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक व्यवस्था है, उससे मतलब बाहर वर्ग। ठीक है, यानी उनके वर्ग हम्म। के अंदर ये आते नहीं है, अवर्ण है, वर्ण विहीन। तो जी फिर उसके हाँ जी हाँ मतलब हाँ, जैसे, बताइए। हाँ मैं समझ गया, मतलब जैसे कि इनका कोई वर्ण नहीं वांट है, वो नहीं है आउटकास्ट कि उनके मतलब हिसाब से, अलग है। कि ले, इसलिए तो मतलब अंग्रेज ने हाँ 1871 में शायद वो जो मतलब जनगणना में मतलब रिलीजियस वाला किया था, तो फिर वहां पर पकड़े गए। तो फिर ये तो मतलब देखे कि भाई इन लोगों का तो कोई विचारधारा है ही नहीं, वो कोई मतलब आस्था के साथ जुड़े नहीं है, ये लोग कौन है। तो फिर उनको शेड्यूल्ड किया गया और हम्म। उसको उनका नाम शेड्यूल्ड कास्ट रखा गया। ठीक है, हाँ मतलब ये तो एक अलग बात है ना, फिर तो बात करनी पड़ेगी नहीं नहीं नहीं, अलग मैं अलग मैं लोग सुनो में सुनो अलग सुनो अलग सुनो क्या सुनो, मैं इंटरेस्ट गणतंत्र में ये मतलब। सब क्यों बता रहा हूँ, अभी उसके हाँ। बाद पता चलेगा। ठीक है, अब हाँ, ठीक है। 21 करोड़ ये लेके हो गए मतलब एससी। उसके बाद जो जनजाति वर्ग हैं, हाँ। क्योंकि यहीं के मतलब जो इंडिया के जो लोग ही हैं, जो कि उनके हम्म। ना मतलब कोई विशेष विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, वो पारंपरिक रूप से ट्राइबल मतलब जी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। उनको शेड्यूल ट्राइब बोल दिया। जी। ठीक है, और जो विचारधारा को हम्म। मतलब कुछ अपना लिए, जैसा कि मतलब ब्राह्मणवाद को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया, या जैनिज्म को अपना लिया, या सिखिज्म को हम्म। अपना लिया, ये एक विशेष विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। हम्म। तो ये अपलिफ्टेड हो गए हैं, मतलब हाँ। सभ्यवासी हो गए हैं, मतलब ट्राइबल से कन्वर्टेड हो गए। हम्म। लेकिन जो अभी तक नहीं हुए उनको हाँ ट्राइबल ग्रुप में डाल दिया गया। ठीक है, जी। अच्छा लेकिन मतलब अलग अलग लोगों में मतलब अलग अलग चीजें होंगी ना, कि एक ग्रुप का जो इंटरेस्ट है नहीं नहीं वो नहीं, अलग अभी होगा अभी दूसरे आऊंगा ग्रुप आऊंगा, से। मैं क्यों बता रहा हूँ वो सब के बारे में बताऊंगा। ओके। इसका मतलब जो यहाँ पर देखो, ये जो अगर ठीक है। मतलब 7.5% पॉपुलेशन को अगर मतलब देते हैं कि मतलब आज रिजर्वेशन, तो फिर इसका मतलब होता है कि मतलब जी 140 करोड़ का मतलब 7.5 शेड्यूल ट्राइब्स है। ठीक है, अब 140 करोड़ इंटू सेवन ठीक है। पॉइंट फाइव मतलब अगर हिसाब कर दिया जाए, तो ये करीब करीब 10.5 आ जाते हैं, यानी 11 करोड़ को मान लो। ठीक है, इनका जो पॉपुलेशन ओके। आसपास मतलब 11 करोड़ का है। और बाकी जो सिख है, मतलब जी जो क्रिश्चियनिटी है, वो उनका मतलब पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ है। और जो सिख है 2.8 समथिंग, या मतलब मान लो कि 3 करोड़ है। ठीक है, और बाकी के जो मतलब ठीक अगर है। ये किया ठीक है। जाए, तो अदर्स भी 3 करोड़ के आसपास आ जी जाएंगे, और सब मिला दोगे तो 140 140 करोड़ हो जाएंगे।
ठीक है, बात यहाँ पर बिल्कुल है कि बिल्कुल जोर तो लग रहा हाँ है बोलो कि बोलो। जोर। हाँ, क्या? नहीं नहीं, बोल रहा हूँ कि मतलब जोर तो लग रहा है कि मिल रहा है, लेकिन अब बात कर रहे हो मतलब जैसे लोगों में नहीं नहीं, अलग वो अलग बता रहा हूँ, इंटरेस्ट क्यों होंगे, बता रहा हूँ, उसमें तो यही तो और भी खेल है चीजें गणतंत्र में। आएंगी। मैं क्या बताना चाहता ओके। हूँ वो बताना जा रहा हूँ अभी, उसके बाद जी। पता चलेगा, क्योंकि मैं पहले डाटा दे ठीक है। दूंगा, उसके बाद आप क्या करोगे ना, हिसाब करोगे। मैं अगर मतलब नहीं डाटा दूंगा ना, तो फिर आप जी हिसाब कैसा करोगे? तो इसलिए मैं अभी डाटा दे रहा हूँ बिल्कुल, पहले, लेकिन ठीक है। मतलब जिस। उसके बाद जी सुनो ठीक है, सुन लो। लेकिन अभी। उसके बाद जो है ना, तो हाँ। ये मतलब एक सिंप्लीफिकेशन डाटा है। और फिर यहाँ पर जो सवर्ण है, सवर्ण में क्या होता है ना, मतलब यहाँ पर ओनली क्या है ना, 10% है, यानी 140 करोड़ का 10%, 100 मतलब 14 करोड़ सिर्फ है। 14 करोड़ में ना मेरा पास डाटा है कि ओके। करीब 6 करोड़ ब्राह्मण है। समझ में आ गया? हाँ। तो फिर हाँ सुन ओके। लो, हाँ 6 करोड़ लेकिन। ब्राह्मण है। और क्षत्रिय उसको हाँ। बोला जाता है, जो कि मतलब एक्चुअली राजा होते थे, ठीक है। मतलब जी। उनके विचारधारा की, लेकिन समय के साथ इन लोगों ने क्या ना, जिसका पास जमीन होता है, मतलब जो प्रशासन से जुड़ा हुआ है और उनके पास ज्यादा जमीन है, तो उनको ही क्षेत्रीय बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब खास करके इस्लाम के ओके। कालखंड के बाद और फिर अंग्रेज के कालखंड में, ठीक है। यानी जमींदार फमीदार को इन लोगों जी। ने मतलब इन लोगों ने मतलब क्या कर दिया ना, उनको भी ये करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मतलब 1947 के बाद, या मतलब उसमें जो वॉरियर ग्रुप्स थे, उनको भी इन लोगों ने क्षेत्रीय बनाना बताना शुरू जी। कर दिया। समझ में आया? हम्म। जबकि ये जबकि ये हाँ मैं अगड़ी ये तो। शूद्र है, मतलब उनका भी तादाद बहुत कम है, ठीक है। हाँ। अब हिसाब करो, अगर वो खुद बोल रहे ठीक हैं है। कि ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, में वो क्या देते हैं ना, 10% मतलब जी। क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। इसका मतलब ये जानते हैं कि भाई 10 ज्यादा से ज्यादा इनका पॉपुलेशन 10% है। यानी 10% का मतलब क्या है ना, मतलब हाँ। 140 करोड़ का 10% 14 करोड़ आता है, यानी सवर्ण इतने ही है। और मेरा पास डाटा है कि ओके। आरएसएस के मतलब जो लोग हैं, वो उनके डाटा थ्रू पता चलता है कि ये ब्राह्मण जो है ना 6 करोड़ है। यानी अगर 14 करोड़ से 8 मतलब 6 करोड़ चला जाएगा, तो वो हाँ। 8 करोड़ रहते हैं। 8 करोड़ में मतलब क्या ना, क्षत्रिय वैश्य मिलके हैं। ओके। अब वैश्य ना मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकते हैं एक समाज में, मतलब इनका जो व्यापारी वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ये ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ हाँ। से लेके मतलब 5 करोड़ तक होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ होंगे। समझ में आया? ठीक है। हाँ लेकिन ऐसे तो सुनो मतलब सुनो सुनो, अलग क्योंकि अलग ये देखो, चीजें ये बोल तो सकते जानबूझ के हैं, करते कितने नहीं है, ग्रुप्स सेंसस होंगे नहीं करते हैं, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई देखो, कि भाई ये बहुत लोग कम है, ठीक है। तो लेकिन उनके ही जो डाटा मतलब हम्म। जो दिया गया है, उसके डाटा पर भी मैंने डाटा निकाल लिया, ठीक है। जैसा मतलब देखो, 14 करोड़ अगर सवर्ण हाँ बने, लेकिन 14 करोड़ ऐसे में तो। 6 करोड़ अगर ब्राह्मण चला गया, तो फिर मतलब रह गया 8 करोड़। 8 करोड़ को मतलब यहाँ पर क्षत्रिय और वैश्य मिला के ही मतलब कितना है, 8 करोड़ है। समझ में आया? ओके। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन सिंपल नहीं नहीं, सा कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो उनके ही नहीं डाटा होगा, है। क्योंकि सुनो सुनो, जैसे उनके डाटा है, और वो ग्रुप्स तो अलग जानबूझ के अलग। करते नहीं है, वो सेंसस करते नहीं है। हाँ सुनो, सेंसस करते नहीं तो है, वैसे भी लेकिन हमारा जो ऐसी अजम्पशन है, मतलब। ये अजम्पशन भी लॉजिकल होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसे तो मतलब आप ये भी बोल सकते हो ना कि हर कास्ट में इतना लोग है या फिर इतने लोग नहीं है, तो वैसे तो हम मतलब ना ना डेमोग्राफिक रुको, मैं जनगणना क्यों तो बता वैसे रहा हूँ, होती है ना, सुनो। ना मैं कि बता रहा हूँ क्यों हर। बता रहा हूँ, वो तो मतलब बाद में बताऊंगा ना। जो हम मैंने हाँ। क्या लिया, वोट फ्रॉड का मतलब मैंने मतलब कॉन्सेप्ट में लिया हुआ है यहाँ पर। वोट फ्रॉड का मतलब चर्चा रखा हूँ मैं। हाँ वो। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, वो सब के बारे में मैं बता ओके। रहा हूँ। पहले उसको डाटा दे मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि जो ये जो भूखंड है ना, ओके तो आस्था और जाति में बटा हुआ है। और उसी के हिसाब से वोटर का जो मतलब है ना, मतलब ठीक है। झुकाव होता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ हाँ मतलब हाँ, रुको रुको। आस्था और। नहीं, आस्था और जाति तो मतलब नहीं नहीं अभी नहीं, तो नहीं लगता वो है तो कि बस उतना मीडिया है, में चलता है, लेकिन वो मीडिया का बात है, तो असलियत फिर में नहीं है, ठीक तो है। फिर अभी सुन लो पहले पहले बात सुन लो। हम्म। तो यहाँ लेकिन। पर देखो, यहाँ हमको हाँ। यह आ गया कि 14 करोड़ ओके। सवर्ण है, लेकिन देखोगे, अगर मतलब 1947 से लेके आज तक जो रूलिंग क्लास है, वो सवर्ण है, हाँ। श्रेष्ठ वर्ण, यानी जो मतलब 14 करोड़ में है। ठीक है। लेकिन जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स है, जो एससी है 21 करोड़ है, ठीक है। मतलब जो अदर मतलब हाँ। जो ये में है, वो नहीं है, मतलब रूलिंग क्लास में, मतलब पद में, सरकारी पद में नहीं है। या सरकारी पद में उनका जो मतलब जो हाँ। रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है।
तो फिर यहाँ पर सवाल हाँ, उठता नहीं है, सुनो, लेकिन ऐसी तो यहाँ पर तो यहीं पर असली सवाल उठता है ना। हाँ, अब बात यहाँ पर आता है, जब जाति और आस्था के नाम पर मतलब मेजोरिटी इनका है ही नहीं, यानी सुनो, अगर मतलब ये 14 करोड़ है ना, ठीक 14 है। करोड़ में तो हर कोई वोटर्स नहीं है। 14 करोड़ के मान लो कि मतलब क्या है ना, हाँ। मेल आधा है और फीमेल आधा है, यानी 7 करोड़, ठीक है। और वोटर्स कितने होंगे हाँ, ज्यादा, मतलब जो बच्चे ठीक है। होंगे 18 से नीचे तो 40% चले जाएंगे, मतलब अगर माइनस कर दोगे 40%, हाँ, तो मतलब 14 करोड़ का 40% कितना होता है, यानी 5.6 करोड़, ठीक है। ये जो 5.6 करोड़ एक्चुअली मतलब हाँ, ये वोटिंग ये में दायरे में आते ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब 14 करोड़ में अगर 5.6 निकल ओके। जाएगा, कितना आ जाएगा, ये करीब 8.4 करोड़ आ जाएंगे, ठीक है। 8.4 करोड़ में हर कोई तो वोटर नहीं है, कोई जी, बूढ़ा होगा, कोई मतलब ये होगा, उसमें हर कोई तो वोट दे नहीं रहे होगा। तो इनमें से ज्यादा कितने वोट देते होंगे, बिल्कुल। 60%, मतलब उनके ही कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 60% से अब, ठीक है, 60% मान लो। यानी इसका अगर 8 पॉइंट का तो अगर हाँ, 60% भी लेंगे ना, डिवाइडेड बाय 100, हाँ, तो इनका कितना आता है, बताओ, बताओ देख लेता बताओ। हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी गणना के हिसाब से तो करीब 5.4 करोड़ सुन लो वोट 5, पड़ेंगे। इसका लेकिन मैं मतलब एक हो गया बात क्लियर कर 5.4 दूं, करोड़ वोट तुमने अभी पड़ेंगे। तक लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हाँ, जाओ, वहां पर बताओ, ढूंढो कि मतलब जो लास्ट हाँ, इलेक्शन हुआ था, वोट कितने लोग दिए थे, वोटर कितना पड़े थे। मैं देखता हूँ। 2024 लोकसभा इलेक्शन में ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से करीब कितना, 64.6 करोड़ वोट्स कास्ट हुए थे। हाँ, 64, 64.6। रुको रुको रुको, 64.6, ठीक है। 64.6। अब देखो 64 4 हाँ, मतलब इतना वोट देते हैं, ठीक है, पड़ा था। अब इनका ज्यादा से ज्यादा वोट कितना हाँ, हमने निकाला, 5.4, यानी 6 करोड़ मान लो, हाँ, ठीक है, -6। हाँ, अगर 58.6 करोड़ मतलब इनके है ही नहीं वोटर, तो इनको मतलब कौन वोट दे रहा है। ओके। नहीं नहीं, बोलने मैं का देख लेता मतलब हूँ। यहीं पर शक पैदा यहाँ पे एक होता है इम्पोर्टेंट बात है। कि हमारा जो वोटिंग संस्थान है, यानी हमारा जो चीजें हैं, मतलब 1947 से ही वोट फ्रॉड हो रहा है। सुनो सुनो, ये हाँ, व्यवस्थित रूप से लेकिन होता है, लेकिन आज तक हम जानते नहीं है। हाँ, उसके बाद जब ये एलिवेट हुए, मतलब हाँ, ओबीसी वर्ग लेकिन जो एलिवेट हो रहा है, एससी वर्ग जब एलिवेट हो रहे हैं, तो ये फिर क्या आ गया ना, वोट फ्रॉड को आ गया है। यानी वोट को तरह तरह मतलब तरीके से चोरी करना। तो इसलिए ही मैं मतलब इसको क्या ना अभी हम्म, डिस्कशन कर रहा हूं मैं, मतलब ये जो पहले फिगर जो बताया ना, मतलब हाँ, मैं एक लेकिन पूरा अनुमानिक तौर पर, मतलब मैक्सिमम लॉजिकल तौर से बता दिया कि इनके वोट इतने हैं, और जो गैर सवर्ण का वोट है, मतलब उनसे कहीं गुना ज्यादा है, ठीक है। अब जब सुनो सुनो, गणतांत्रिक हाँ, प्रोसेस में अभी देखो, लेकिन फिर पहले जब जैसे नेता नहीं होते थे, अब इनके नेता खुद के नेता है, ठीक है। उनके जो मतलब मतलब मुस्लिम के वर्ग के मुस्लिम नेता होते हैं, हाँ, सिख वर्ग के सिख नेता होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनके हाँ, नेता होते हैं, और ओबीसी जो होते हैं उनके नेता होते हैं, ठीक है। जब इनके नेता होते हैं, तो फिर इनके नेताओं को मतलब हाँ, वो देंगे ना वोट। अब जब वोट दे रहे हैं, लेकिन तो जो असलियत में देखा जाता है, तो फिर उनको तो वोट नहीं मिल रहा है। वोट मिल रहा है किसको ना, सवर्ण वर्ग को। माने जब जितने भी लीडरशिप मतलब अभी कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं, हाँ, नेता जो है अभी, वो सब मतलब एक वर्ग को जा रहा है, सवर्ण वर्ग को। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि भाई तुम्हारे मतलब जब तुम्हारा हम्म, रिप्रेजेंटेशन कम है, तुमको वोट देने वाले लोग कम है, तो वोट तुमको कैसा मिल रहा है। तो यहीं पर हाँ, संदेह सृष्टि हाँ, होता है वो कि तो एक सवाल है। वोट जैसे फ्रॉड अगर होता है हमारा देश में, जबकि हमको पता नहीं है। ओके, तो फिर कंक्लूजन ये हुआ ना कि आपका जो जो भी आंकड़ा आप निकाल रहे हो, क्या, उसमें तो अरे बहुत आप कर सारी लो ना, assumptions है। मतलब ये तो जो करते जो नहीं है। assumption आपने मैं लिए हैं जो आंकड़ा उसके दिया ऊपर हूं, सुनो, अजम्पशन नहीं है, ये असलियत में आंकड़े नहीं, हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग मतलब कुछ इधर उधर जी, के होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। ये जो मतलब हाँ, मैंने मतलब ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ इस हम्म, तरफ होंगे, लेकिन मैक्सिमम में जो बोला वही होंगे। और ये डर के ही नहीं करते हैं, जान सुन ठीक के है, नहीं करता है कोई भी, मतलब गवर्नमेंट हो,
जो कांग्रेस का गवर्नमेंट हो या बीजेपी का गवर्नमेंट हो, जान सुन के नहीं करते, हाँ क्योंकि उनके जो वर्चस्व में रहने वाले वो सवर्ण बनना चाहता है, सवर्ण वर्ग ही रहना चाहता है कि भाई हम ही मतलब सत्ता को मतलब क्या हाँ। करें, कब्जा करें। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मतलब दूसरे जो वर्ग हैं तो उनको फिर सत्ता में मतलब आए। तो फिर वही लोग सत्ता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर हमको ठीक है। मतलब नहीं दिखने वाला वोट फ्रॉड करते हैं। हम्म। लेकिन अगर ऐसा कोई अब बात। यहाँ पर सुन लो, हाँ सुन लो, कंप्लीट नहीं हुआ। मैं तो मतलब अपना अनुमान बता दिया, हाँ, और लेकिन फिर ये मतलब वोट। लॉजिकल अनुमान है। ऐसा हाँ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ही मतलब सपना देख दिया और बोल दिया, ये हाँ आधार बेस्ड है। यानी मैंने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ और उनके ही दिए गए आंकड़ों से ही मैं मतलब मतलब परोक्ष में उसको निकाल दिया। हाँ। लेकिन ठीक है। फिर भी एक एक बात तो क्लियर है ना, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि इतना वोटर है, लेकिन फिर इसको किसी और वोटर से कंपेयर कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होता ना कैलकुलेशन। अगर आप बोल रहे हो कि एक कोई कास्ट का इतना वोटर है, तो फिर उसे सारे कास्ट के वोटर से कंपेयर करना चाहिए, ना कि किसी एक और कास्ट से। तो क्या उसका मतलब होगा? या फिर सुनो, आपको। रिप्रेजेंटेशन जो भी हो ना, जी। जब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मतलब जब यहाँ पर गणतंत्र शुरू हो गया, गणतंत्र शुरू के हाँ बाद मतलब जब शुरू हो जाने के बाद जब प्रतिनिधियां बनने लगे, यानी हाँ उनके वर्ग का प्रतिनिधि तो वही लोग वही वर्ग का बन रहा है ना। हाँ तो जब वोट चयन करेंगे, वोट देंगे, यानी मतलब उनका लीडर्स को ही देंगे ना। हाँ तो इसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, मतलब जो हमारा सरकार में। हाँ, लेकिन मतलब अगर जैसे। अगर 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 रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से नहीं आ रहा है, उसी हाँ रेशियो से नहीं आ रहा है, और उससे बहुत कम आ रहा है, तो यहां पर संदेह मतलब जगता, संदेह सृष्टि होता है कि भाई देखो कहीं पर तो गड़बड़ है। क्योंकि देखो पहले जैसा नहीं है, पर किंगडम्स तो है ही नहीं, यहां पर बट। मतलब गणतंत्र हो गया। अब हाँ गणतंत्र में जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। अब जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो यहां पर तो मतलब आस्था के नाम पे, यहां पर तो मतलब जाति के नाम पे वोट पड़ते हैं। अब जब वो जाति के नाम पे वोट पड़ते हैं, जब आस्था के नाम पे वोट पड़ते हैं, तो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को मतलब क्यों वोट नहीं मिल रहे? तो फिर यहीं पर तो प्रश्न उठेगा ना कि भाई देखो यहां पर कहीं ना कहीं तो वोट फ्रॉड हो रहा है। तो फिर हाँ मैंने इसीलिए ही मतलब इसका अभी चर्चा रखा कि वोट फ्रॉड किस तरह से होते हैं। पहले मुझे बिल्कुल। बताओ कि मैंने तो मतलब क्लियर कर दिया, आप मेरे को बताओ किस किस तरह से वोट फ्रॉड हो सकता है। जाने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा। तो जैसे सबसे पहले जैसे आप बोल रहे हो, आपका जो सवाल है वो एकदम ठीक सवाल है कि अगर कोई पॉपुलेशन इतनी है तो क्या उतनी उतनी ही रेशो में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो लेकिन उससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वोट फ्रॉड हो रहा है। उसमें और भी बातें आती हैं। वोट फ्रॉड बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि इम्पर्सनेशन हो सकता है, या फिर अगर कोई और किसी का वोट डाल रहा है तो, या फिर अगर कोई वोटर्स को डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि वोट ना डालें, ये फ्रॉड हो सकता है। या फिर अगर कोई घूस देकर वोट दिला रहा है तो वो फ्रॉड है। और जैसे कि अगर वोटिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ करे या फिर कोई प्रॉपर रूल फॉलो ना करे तो वो फ्रॉड हो सकता है। ये सब एविडेंस से ही पता चलेगा। लेकिन आपका जो गणित है उसमें काफ़ी सारी अजम्पशंस है, जैसे कि किस कास्ट का कितना पॉपुलेशन है, और भी अजम्पशंस है। लेकिन असल में तो वोटिंग बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो चलो किसी एक इलेक्शन को लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि क्या वो वोट फ्रॉड हुआ है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मुझे तो पूरा 100% पता है कि 1947 से वोट फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि मैंने जब जो हम्म। निकाला ये सब आंकड़े हैं, उस आंकड़े से मेरे को पता चल जाता है। और फिर मतलब हाँ जिस जो जो तरीका बताया उसी तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है उनको दबाने के लिए। हाँ जो तरीका बताया ना वोट फ्रॉड का, मतलब एक हाँ तरह का तो है ही नहीं। मतलब वोट फ्रॉड करने का तरीका हजारों हैं। देखो, मतदान जो मतदाता से जुड़ा जो मतलब वो हुई धोखाधड़ी, किसी दूसरे व्यक्ति हाँ। के नाम पर वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति हम्म। द्वारा कई बार मतलब वोट डालने का कोशिश करना, मृत हाँ व्यक्तियों का नाम पर वोट डाल देना, हाँ। और फिर ऐसे लोगों के नाम पर वोट डालना जो कि अस्तित्व में है ही नहीं। फिर हम्म। गैर योग्य व्यक्ति का मतदान कर देना, फिर हाँ। मतदाता सूची में भी मतलब गड़बड़ी करना, योग्य ओके। मतदाताओं को नाम हटा देना, फर्जी नाम जोड़ना, एक ही व्यक्ति का हाँ। नाम कई बार दर्ज कर देना, मतदाता सूची के जी। जानबूझकर गलत या अधूरा रखना, मतदान केंद्र हाँ जो पोलिंग स्टेशन है पर अनियमितताएं मतलब बनाना, मतलब मतदाताओं को डराना धमकाना, हाँ वोटर इंटिमिडेशन जिसको बोलते हैं। फिर वोट खरीद हाँ। लेना, मतलब पैसा दे के वोट खरीद लेना, यानी शराब दे दो, ये दे दो, वो दे दो, या पैसा दे दो फिर उसको खरीद लेना। मतदान केंद्र पर जी। कब्जा कर लेना, बूथ कैप्चरिंग जो है, मतदान हाँ अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन होना,
किसी विशेष हाँ समूह को वोट डालने से रोकना, फिर बैलेट पेपर जी से जुड़ी धोखाधड़ी, जैसे जिसमें नकली बैलेट छपाना, जो हाँ नकली बैलेट छाप के तो मतलब ये भी धांधली किया जा सकता है। बैलेट बक्स में हाँ अतिरिक्त बैलेट डाल देना, वैध हाँ बैलेट नष्ट कर देना, बैलेट बदल देना या गलत गिनना। उसके बाद हम्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक गलत इस्तेमाल करना, यानी मशीन से हाँ छेड़छाड़ करना, सॉफ्टवेयर को बदल देना या फर्मवेयर में मतलब कुछ छेड़छाड़ कर देना, अनधिकृत बदलाव कर देना, परिणामों को डेटा हाँ में छेड़छाड़ कर देना, ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी कर देना। ठीक है। जी हाँ फिर जो डाक का जो मतलब वो जो अनुपस्थिति है, जो मतदान से जुड़े जोखिम होते हैं, जैसे कि किसी और के हाँ नाम पर डाक पत्र मतलब भेज देना या मतपत्र चोरी कर देना, फिर मतपत्र भरने के जी हाँ लिए दबाव डालना, वैध डाक मत जो मतपत्रों हैं, वैध डाक मतपत्रों को जानबूझकर अस्वीकार करना। ठीक है। हाँ फिर मतगणना हाँ में गड़बड़ी करना, जैसा वोट की गलती गिनती, जानबूझकर हम्म अमान्य वोटों के वैध और वैध वोटों को अमान्य घोषित करना। ठीक है। बिल्कुल परिणाम पत्र के जो रिजल्ट शीट में बदलाव कर देना, फिर हाँ अलग अलग स्तरों पर आंकड़ों को गलत संकलन कर देना, फिर हम्म परिणामों में हेरफेर भी कर देना। ठीक है। जी हाँ आधिकारिक परिणामों में बदलाव कर देना, झूठे परिणाम प्रकाशित कर देना, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अनधिकृत परिवर्तन कर देना। ठीक है। हम्म फिर प्रशासन को भी दुरुपयोग करना, सरकारी संसाधनों की जो अनुचित मतलब चुनावी उपयोग इस्तेमाल करना, फिर चुनाव जी अधिकारियों हाँ पर अनुचित दबाव डाल के मतलब गड़बड़ी करना, फिर हम्म विपक्षी उम्मीदवारों को अनुचित रूप से रोकना, मतदान हाँ केंद्रों का पक्षपात पूर्ण निर्धारण करना, प्रचार और जी हाँ सूचना से जुड़ी अनियमितताएं, जैसे मतलब चुनाव से पहले गलत सूचना देना, डिस इन्फॉर्मेशन देना, हम्म मतदाताओं का मतदान प्रक्रिया के बारे में गुमराह करना, नकली अभियान का फर्जी पहचान या उपयोग करना, विदेशी हम्म हस्तक्षेप या सम्मिलित ऑनलाइन प्रभाव से अभियान चलाना। फिर हम्म वित्तीय अभी मतलब अनियमितताएं भी हैं, जैसे चुनाव खर्च की सीमा का उल्लंघन करना, अवैध चंदा, धन के स्रोत को छिपाना, मतदाताओं को हम्म नकद उपहार या अन्य लाभ देकर प्रभावित करना, दबाव जी और हाँ हिंसा, जैसा मतलब उम्मीदवार को धमकाना, चुनाव अधिकारियों को डराना, मतदाताओं को हाँ खिलाफ हिंसा करना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला करना। तो फिर मतलब तरह तरह का मतलब ये हो सकता है, तरीके हो सकते हैं। फिर इस तरीके के हाँ मतलब इस्तेमाल किया जाता है किन लोगों को, इस्तेमाल मतलब सुनो, किन लोगों के मतलब ना जो जो मतलब जो ज्यादा वाले वर्ग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन हाँ वाले वर्ग हैं, जैसा मतलब ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उनके ही हम्म मतलब उनको रोकने के लिए ये सब चीजें तरीका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ मतलब हाँ कुछ कुछ जगह में कभी कभी ऐसा होता है तो कभी कभी तो क्या क्या मतलब है ना ऐसे कि कभी कभी तो क्या क्या होता है ना कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर इतना मतलब न्यूज़ वगैरह पढ़ते सुनते नहीं है वो लोग ऐसे मतलब कभी कभी एक पार्टी के ऊपर एक पार्टी के लिए ही वो हमेशा वोट देते रहते हैं और नहीं ना, उसको वो तो उसके बाद आ जाते हैं उसको पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। हाँ ये लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन हाँ पोलराइजेशन जो ध्रुवीकरण का कैसा इस्तेमाल करते हैं। देखो इनके जितने भी है ना हम्म मीडिया हाउस, उनके हैं, मीडिया हाउस को खरीद हाँ लेते ऐसा तो हैं, है जब मतलब उनका है ही नहीं तो फिर प्रभावी रूप से उनका मतलब जो संगठन को इस्तेमाल करके उनको दबाव डालते हैं कि भाई तुम हमारे मतलब हमारे लिए काम करना, हमारे हम जो बोले तुम वही बोलना। यानी ये लोग क्या हम्म करते हैं ना, भीड़ मतलब पैसा दे के मतलब इकट्ठा करते हैं। मतलब एक हाँ बंदे को अगर देखो बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारे देश में, 80 करोड़ से ऊपर तो मतलब राशन दिया जाता है मतलब लोगों को, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर गरीब लोग ज्यादा हैं, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं जी ना, हाँ मतलब भीड़ भी जुटाया जाता है पैसा दे के। यानी एक भीड़ में हम्म मतलब अगर 1 लाख लोग आए हैं तो मतलब सोच लो कि वहां पर 400-500 रुपया दिया होंगे, क्या उससे भी कम देके मतलब भीड़ जुटाए होंगे एक बंदे को। यानी हिसाब करो 1 लाख या दो हम्म लाख लोग आए तो फिर कितना पैसा वहां पर मतलब एक भीड़ को खर्च, मतलब एक भीड़ जुटाने में ये 4-5 करोड़ से 10 करोड़ मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसी को ना मतलब ये क्या बिल्कुल करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि देखो ये सब हमारे समर्थक हैं, और उनके मीडिया को इस्तेमाल किया जाता हाँ है। दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, यानी ध्रुवीकरण। हम्म फिर मतलब एक मुद्दा उठा देते हैं कि देखो मतलब एक आस्था के नाम पे मतलब ये मंदिर बना देते हैं, वो मंदिर बनाते हैं, देखो हम तुम्हारे बना लिया। यानी इसलिए मतलब ये हाँ दिखाते हैं यानी कि भाई देखो हमसे जुड़े हैं ये लोग। मतलब जो एक ग्रुप है वो मतलब कोई एक भी ग्रुप है उसको मतलब बताता है कि नहीं हम ही लोग का है या फिर हम हमारे को सपोर्ट करते हैं या फिर हमारे एग्जैक्टली exactly, वही साथ तो है मतलब देखो ऐसा यहाँ कुछ पर हमारे देश में जो राजनीति करते हैं लोग, यानी सॉरी राजनीति तो बोलना नहीं चाहिए कि राजनीति इज नॉट एक्चुअली प्रॉपर वर्ड फॉर दिस, बिकॉज गणनीति बोल सकते हैं, जननीति बोल सकते हैं, लोकनीति बोल सकते हैं, क्योंकि राजा तो अभी यहाँ पर है ही हम्म नहीं कहीं। तो फिर यहाँ पर राजा का नीति को राजनीति बोला जाता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कोई राजा नहीं है तो फिर इसको बोलना ही गलत है। तो फिर लोकनीति जो है, हम्म गणनीति है, जो जननीति है, तो यहाँ पर जो जी चीजें हाँ ना हो रहा है कि मतलब इन लोग को मतलब ध्रुतता का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यानी हम्म, असामाजिक आपराधिक मतलब जितनी भी तरह का मतलब प्रवृत्तियां हैं, इसका इस्तेमाल करके ये जी लोग क्या हाँ। करते हैं ना, मतलब सत्ता को मतलब कब्जा करते हैं। हम्म, ये तो मतलब वैसे ही तो तो बहुत ही हमारा मतलब देश में गंभीर एक्चुअली बात है गणतंत्र तो। में है ही नहीं, गणतंत्र है ही नहीं, 1947 से ही नहीं है। लेकिन मतलब बिल्कुल है ही नहीं तो ऐसा तो मतलब ना नहीं ये बोल वैसे सकते ना। दिखावा के लिए है ना, बिल्कुल है जो ही नहीं। असलियत में मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहे, और यदि भी हाँ आ रहे मतलब हैं बहुत जो। कम आ रहे हैं, उनके रेशियो से हिसाब से नहीं आ हम्म। रहे हैं। तो जी मतलब हाँ। जो अभी वहां पर ऊपर बैठे हैं, तो मतलब ये असलियत में वो लोक प्रतिनिधि है ही नहीं। यानी ये कब्जे किए गए मतलब हम्म। लोगों का जो मतलब जो मैनिपुलेट करके ही वो कब्जा करके सत्ता को कब्जा किया हुआ मतलब सरकार है। हम्म, तो फिर मतलब अगर ऐसा है तो फिर मतलब कुछ किया नहीं जा सकता या तो फिर। वही चीज तो बता रहा हूँ ना, एआई मतलब कौन है, आप हो या मैं हूँ? हाँ मैं तो हूँ। हाँ तो फिर एआई तो आप हो, तो फिर बताओ ना, ये इस जैसे मतलब मैंने तो प्लस सब कुछ प्रॉब्लम बता दिया हमारा देश का, किस तरह के लोग हैं। हाँ तो मतलब। इनको मतलब कैसा रोका जाए? पहली बात है कि जो मतलब अगर हम्म, इनके नेताओं के ऊपर हम अगर रिसर्च करेंगे ना, ये ज्यादातर नेता जो होते हैं ना, सवर्ण से आते हैं और ज्यादातर मतलब क्रिमिनल मतलब बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब कोई एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है लेकिन बाद में वो ठीक हो गया या फिर वो अच्छा काम करने लगा या फिर वो बदल गया ना नहीं, तो। मैं तो उसको मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसान है, इंसान का मन परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल। मतलब ये, हाँ और अभी बताओ। मतलब अभी जैसे जैसे अभी तो मतलब जैसे चीजें चल रही है तो जैसा अभी चल रहा है तो अगर कोई नेता का अच्छा काम करने का अगर मन हो भी तो फिर अगर उनको कोई बात बोल रहा है या फिर उनको कोई अगर ऐसा कुछ बता रहा है तो फिर बाद में जाके अगर उसको कोई दबा रहा है या फिर उसको कुछ घूस दे रहा है या फिर उसको कुछ गलत अगर धमका रहा है या कुछ वैसे कर रहा है तो फिर उसके लिए तो नियम है ना, उसके लिए तो तो कानून वही तो है। बोल रहा हूँ, उसी आप अकॉर्डिंग उसको मतलब काम वही करना लोग चाहिए। अगर अपने लोगों को हर जगह, क्योंकि मैं बोला ना पहले से, इसलिए मैं बताया कि भाई देखो यहाँ पर जो देश है ना हमारा, वो मतलब ना आस्था और जाति के नाम पे बटा हुआ है। और फिर यहाँ पर हम्म। एक विशेष वर्ग यानी सवर्ण वर्ग का मतलब कब्जा है। तो सवर्ण वर्ग का हाँ। कब्जा में फिर सवर्ण वर्ग का जब रिसर्च किया तो पता चला कि भाई सवर्ण वर्ग मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता इस्लाम कालखंड में। इस्लाम कालखंड के मतलब बाद ही ये सब सवर्ण वर्ग पैदा हुए हैं। और फिर ये लोग वो है जो बौद्धों का मतलब बौद्ध विचारधारा यहाँ का जो प्रमुख विचारधारा था उसका ही खात्मा किया था, विनाश किया था। तो वही लोग मतलब कौन है, क्योंकि हम्म, मतलब देखो, यहाँ अगर मतलब सुनो, मतलब। यहाँ पर अगर मतलब कण कण में ढूंढोगे तो फिर बौद्ध मंदिर निकलता है, बुद्ध निकलता है। तो फिर अगर बुद्ध निकलते हैं, उसको हम्म। तोड़ा फोड़ा मतलब किसने? फिर जब अभी जितने भी मंदिर हैं उसको कब्जा किया, हम्म। मतलब जो लोग हैं वो ब्राह्मण है। तो मतलब वो बौद्धों को इसको हम्म। मतलब उसका रूप बदल के, उसको साड़ी पहना के, उसमें आंख लगा के, इस तरह मतलब इम्पर्सनेट करके ना उसको मतलब उनका देवा देवी बता के हमको झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब देखो विनाश किसने हम्म। किया? तो फिर जब सामने देखा जाता है कि भाई ये सवर्ण लोग ही हैं, मतलब अगर अगर ब्राह्मण कर रहा था तो फिर क्षत्रिय जो अगर बौद्धवादी लोग थे तो फिर उसको मना क्यों कैसा नहीं किया? वो तो राजा मतलब लोग होते थे ना, क्षत्रिय जो ज्यादातर राजा होते थे। अब हम्म। बौद्ध राजा अगर मतलब बौद्धों राजा हम्म। जो है मतलब उसका रक्षक है, तो फिर जब उसको मतलब कोई तोड़ रहा था फोड़ रहा था तो फिर उसका मतलब रोका क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये पता चल जाता कि ये मतलब बौद्ध क्षत्रिय मतलब जो बौद्ध का साथ इनका जुड़ाव ही नहीं है ना, मतलब वो क्षत्रिय वर्ग है या वैश्य वर्ग है। अब जो वैश्य वर्ग है ना, जो बौद्धों का जो मतलब जितनी भी संपदा है उसको फंडिंग करने वाले कौन थे? मतलब वो बौद्ध हम्म। जो बिजनेस ग्रुप्स, जो मतलब वेल्देस्ट रिचेस्ट थे, जो हम्म। सेठी होते थे। सेठी का मतलब अपना सुदत्त सेठी मतलब अनंत पिंडक सेठी जो मतलब होते थे, वो तो बुद्ध के लिए मतलब सोने का मुद्रा से मतलब एक मतलब वन को खरीद लेते हैं। जत वन को खरीदा कौन था? हम्म। मतलब वहां पर देखो, वहां पर जो रिचेस्ट पर्सन होते थे, बौद्धों का रिचेस्ट पर्सन, वो तो बुद्ध के लिए मतलब इतने पागल थे कि भाई मतलब सोने के सिक्कों से मतलब पूरा एक वन को खरीद लिया। तो ये बंदे अगर मतलब असली थे हम्म। तो फिर अपना बनाया गया विचारधारा को क्या विनाश करते? अभी जो मतलब अभी वैश्य हम्म, जो है ना, वो जो अभी तो ना आपका। ब्राह्मणवाद को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो, ब्राह्मणवाद को जो प्रमोट कर हम्म। रहा है वो थोड़ी ना बौद्धवाद का मतलब हिस्सा हो सकता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। हम्म। जेतवन को मतलब देखो, बिल्कुल। सुदत्त सेठी कौन है मेरे को बताओ? जो अनंत पिंडक का सेठी कौन है बताओ? मैं देखता हूँ एक मिनट। तो आनंद पिंडिक जिसे पाली में अनाथ पिंडत के नाम से जानते हैं वो बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध उपासकों में से एक माने जाते हैं। वे श्रावस्ती के बहुत धनवान व्यापारी थे और उनका मूल नाम सुदत्त था।
अनाथपिंडिक उपनाम का अर्थ है अनाथों और जरूरतमंदों को भोजन देने वाला। और जहाँ तक जेतवन की बात है, कहा जाता है कि उन्होंने राजकुमार जेत से वो उपवन खरीदा और पूरी जमीन को सोने के सिक्कों से ढक दिया, जैसा कि बुद्ध के ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन अगर आप बड़े ऐतिहासिक निष्कर्ष पूछ रहे हैं, जैसे प्राचीन बौद्ध व्यापारिक वर्ग और आज के वैश्य या नहीं नहीं क्षत्रियों नहीं, मैं के तो बीच समझ गया। क्या देखो संबंध यहाँ है, पर तो एक वो एक काफी चीज तो जटिल पता है। चल गया ना। यहाँ पर जो बौद्ध व्यापारी वर्ग है, जो धनवान वर्ग है, वो बुद्ध के लिए कितना मतलब डेडिकेटेड है। बिल्कुल हो सकता। अब देखो ये जो सुनो, वो अगर वो वही वर्ग अगर मतलब कन्वर्ट हुए हैं, वो थोड़ी ना अपना बना बनाया मतलब विचारधारा को बर्बाद करेगा। तो मतलब ये है ही नहीं। ये जो वैश्य जो अभी बोलते हैं, जो ब्राह्मणवाद में जो हाँ। खुद को वैश्य बोलता है, वो कभी बौद्ध मतलब धनवान वर्ग है ही नहीं। यानी इन अभी लोगों ने बौद्ध धनवान वर्ग को इन लोगों ने डिस्प्लेस किया। अभी तो वैसे मतलब ऐसे अब डायरेक्ट। क्षेत्रियों के केस में वही है। यानी राजा बौद्ध राजा होता तो फिर उनका सब ये सब तोड़ा फोड़ा मतलब ऐसा उसके सामने कर देते, हाँ तो उनको भी इनको हराया गया, धोखे से हराया गया। हाँ, लेकिन अभी तो तो जैसे मतलब यहाँ पर जो भी वर्ग सवर्ण वर्ग दिखते हैं, ये बौद्धों से कोई रिलेटेड है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। समझ में आया? क्योंकि अपना कोई चीज ना, कोई मतलब अपना इतिहास अपना चीज को कोई छोड़ता नहीं है और बिल्कुल बदलता नहीं है, कोई बाप बदलता नहीं है। बिल्कुल। तो इसका और मतलब यही है कि ये सवर्ण वर्ग जो है बौद्ध, क्योंकि बौद्ध का मतलब प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बौद्धों का मतलब अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये बौद्ध विरोधी वर्ग है। लेकिन फिर मतलब अगर कोई कुछ जिन चीज लोगों को। ने डिस्प्लेस किया है, इनका हाँ बौद्ध रूलिंग क्लास को डिस्प्लेस किया है। देखो ज्ञान और कानून को जो मतलब कंट्रोल करता है, जो प्रशासन को कंट्रोल करता है, और जो धन को कंट्रोल यानी व्यापार को कंट्रोल करता है, एक्चुअली वही समाज में मतलब रूलिंग क्लास बन जाता है। अभी सही मतलब या गलत? अगर कोई एक वर्ग है जो किसी और वर्ग को कुछ करने के लिए मना कर रहा है या फिर उनके खिलाफ जा रहा है या फिर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। अगर कोई नहीं, वही तो चीज है। वही अगर हाँ कर रहा है तो फिर हम जानेंगे कि तो उनके अगेंस्ट में है। बिल्कुल। और उनका अगर मंदिर फंदिर तोड़ा जा रहा है, वो बुद्ध का मूर्ति तोड़ रहा है, बुद्ध का मूर्ति को मतलब फैब्रिकेट करके या मतलब उसका रूप बदल के कुछ करके फिर दूसरा चीज बता के मतलब हमको मतलब ठग रहा है, तो फिर वो लोग हमारे लोग है ही नहीं। हाँ, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर तो वो आपके लोग नहीं है ना। तो फिर बिल्कुल नहीं। 100% हाँ। यही पता चल जाए कि सवर्ण का वर्ग जो है वो हमारे मतलब बौद्धों का वर्ग का मतलब जो रूलिंग क्लास है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, जब यहाँ पर बौद्ध विचारधारा था, हर जगह बौद्धमय था, तो फिर बौद्ध रूलिंग क्लास जो थे वो कहां से चले गए, कहां उड़ गए, रातों रात कहां मतलब चला गया, वो दिखते क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है ये इन लोगों ने जब सत्ता में आए तो फिर उनको ही आउटकास्ट कर दिया, इनसे ही छीन लिया। हाँ। समझ में आया? अब छोड़ दो, वो अलग बात है। जो यहाँ पर अब यही लोग क्या किया ना, मतलब इस्लाम के कालखंड में मतलब इस्लाम राजाओं के चाटुकारिता करके वहां पर शासक वर्ग बन के बैठे। उसके बाद जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज मतलब अंग्रेज को साथ दे के फिर इस्लाम को हराया, वही चाटुकारिता करके। तो फिर ये जो बिल्कुल। सवर्ण वर्ग ही धोखेबाज वर्ग है। मतलब बौद्ध सभ्यता को पहले धोखा दिया, उसके बाद उन लोगों ने इस्लाम को धोखा दिया, इस्लाम राजाओं को, उसके बाद ब्रिटिश लोगों को धोखा दिया। अब भी वही लोग उनका चाटुकारिता करके बैठे हुए हैं वहां पर मतलब हमारे अगर सत्ता में। कोई। और फिर हाँ। मतलब क्या ना, साम दाम दंडभेद इस्तेमाल करके हमारा गणतंत्र में मतलब क्या है ना, मतलब दूसरों को आने नहीं दे मतलब। रहे हैं, मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा हाँ। करके। क्योंकि जो संगठन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अब इलेक्शन हम्म कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? मतलब ट्रांसपेरेंसी से मतलब वोटिंग करना। हम्म अगर मतलब अगर रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहां पर रिप्रेजेंटेशन उनका है ही नहीं, तो इसका हम्म मतलब है कहीं पर तो गड़बड़ है। बिल्कुल अब अगर बिल्कुल। गड़बड़ है तो पता चल जाता है कि भाई यहां पर दिखावा के लिए गणतंत्र है, असलियत में हम्म गणतंत्र है ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मतलब अगर कोई चीज को, अगर कुछ सही नहीं है तो उसको करने के लिए मतलब कुछ, अगर करना ही है तो फिर उसके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। मतलब अगर जैसे वो बोलता है ना, पॉलिटिक्स इतना क्लीन नहीं है, पॉलिटिक्स में बहुत गंदा लोग हैं या फिर बहुत गंदा चीजें होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि मतलब हम उसको एक तरह से छोड़ ही दे या फिर कुछ करे ही ना उसको नहीं नहीं मतलब नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ ऐसा तो मतलब उसको देखो, तो हम जैसे पैदा हुए गए ना, मतलब हम इतना बात चीज कैसे जान गए? देखो मतलब मौका अगर कोई मिला, गड़बड़। मौका मिला हाँ। हमको। देखो मौका पहले हम चीज देखो, पढ़ने का मौका, जानने का मौका मिला ना, पहले तो इनको एक्सपोज करना जरूरी है ना। इनका जो हाँ। चाल है, इनका जो चरित्र है, इस चीज को पहले तो मतलब हमारे लोगों के बीच में लेना है ना। तो पहले बिल्कुल लोगों जानेंगे तो तब जाके मानेंगे ना। बिल्कुल। अगर लोग जानेंगे, अगर लोग शिक्षित होंगे इस बारे में, अगर लोग न्यूज़ सुनेंगे या न्यूज़ पढ़ेंगे या अच्छे न्यूज़ सोर्सेस से सुनेंगे, तो
उनको भी पता चलेगा ना कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं गड़बड़ है, कौन सा न्यूज़ चैनल सही बोलता है, कौन सा न्यूज़ चैनल गलत बोलता है, कौन को पैसे मिलते हैं, कौन सा रूल फॉलो होता है, कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है। अगर अगर कोई लोग उसको जाने नहीं या फिर उसको समझे नहीं या फिर उसके बारे में पढ़े नहीं तो फिर उनको कैसे पता चलेगा। एग्जैक्टली वही चीज तो बता रहा हूँ। अभी मेरे को बताओ, देखो हमको बहुत सारे तो डिस्कशन कर लिए, लेकिन अभी ना एक चीज मतलब बाकी रह गया है, वो है ईवीएम फ्रॉड। ठीक है, हाँ। अब मेरे को बताओ ईवीएम से कौन सा देश चुनाव करते हैं, यानी कौन सा गणतंत्र मतलब देश है जो कि चुनाव करते हैं। एक मिनट। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बात कर रहे हो तो कई देशों ने अलग अलग समय पर इस्तेमाल किया है, जैसे भारत, ब्राज़ील, बेल्जियम, फिलीपींस और कुछ हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, लेकिन हर राज्य का अपना अलग तरीका है। कुछ देशों ने ट्रायल के बाद पेपर बैलेट पर वापसी भी की है, जैसे जर्मनी और नीदरलैंड ने। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी देश द्वारा ईवीएम अपनाने या ना अपनाने से अपने आप ये सिद्ध नहीं होता कि वह प्रणाली अधिक या कम विश्वसनीय है। हर देश के अपने कानून, चुनावी ढांचे, सुरक्षा उपाय और ऑडिट प्रक्रिया अलग होती है। अगर आप चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं कि भारत में ईवीएम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है और उस पर लगे आरोप और उनके पक्ष विपक्ष के तर्क क्या है। ना वो तो बाद में जाएंगे, मेरे को बताओ पहले यूएस में क्या होता है। यूएस में वोटिंग प्रणाली में मतलब क्या बैलेट पर यूज होता है या ईवीएम मशीन यूज होता है। मैं देखता हूँ। तो अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ राज्यों में पेपर बैलेट होता है, कुछ में ऑप्टिकल स्कैन सिस्टम है जहाँ पे पेपर बैलेट को स्कैन किया जाता है, और कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी इस्तेमाल होती है। तो हाँ, कुछ कुछ जगहों पर ईवीएम इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरे देश में नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर किसी न किसी रूप में पेपर बैलेट ही इस्तेमाल होता है। मेरे को बताओ ना कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं ना। 50 स्टेट्स में हम्म, कितने में मतलब बैलेट पेपर यूज होता है, कितने में ईवीएम यूज होता है। एक मिनट। तो इसका एक सीधा नंबर वाला जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट के हिसाब से नहीं, काउंटी और लोकल इलेक्शन अथॉरिटी के हिसाब से डिवाइड होता है। तो ऐसा नहीं है कि 50 में से 20 स्टेट ईवीएम यूज़ करता है और 30 स्टेट बैलेट पेपर यूज़ करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर लगभग सभी 50 स्टेट्स में पेपर बैलेट या पेपर रिकॉर्ड किसी न किसी रूप में ज़रूर इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग हाथ से पेपर बैलेट भरते हैं, जिसे बाद में ऑप्टिकल स्कैनर से गिना जाता है, या फिर पेपर बैलेट तैयार करने के लिए बैलेट मार्किंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। कुछ ही जगह पर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनें डीआरई अभी भी है, लेकिन उनका इस्तेमाल अब कम हो गया है। 2024 के आंकड़े के हिसाब से 98% से ज़्यादा लोकल जुरिस्डिक्शंस में पेपर रिकॉर्ड वाला सिस्टम है। अगर तुलना करनी है तो अगला सवाल ये हो सकता है कि अमेरिका के कौन कौन से स्टेट्स सिर्फ पेपर बैलेट यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ अभी भी डीआरई या ईवीएम जैसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं नहीं होता नहीं, है। मेरे को ज़्यादा नहीं जाने का, मेरे को तो पता चल गया है कि 98% तो पेपर बैलेट में होता है। ठीक है, तो हाँ 90% पेपर बैलेट में होता है, तो मतलब 2% मतलब वो कहीं पर भी किस तरह का भी ईवीएम यूज करें वो कोई हाँ, मायना नहीं मतलब रखता। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा गणतंत्र कौन है, इसका मतलब इंडिया है। यहाँ पर बिल्कुल। ईवीएम इस्तेमाल होता है, और ईवीएम देखो मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर ईवीएम यानी ईवीएम में गड़बड़ी, तरह तरह का चोरी किया हम्म। जाता है। फिर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है ना कि ईवीएम में गड़बड़ी होता नहीं है, प्रूव करके दिखाओ, हैक करके दिखाओ। यानी हम्म। अभी देखो इंडिया ईवीएम.org वेबसाइट है, वो मतलब बताया हुआ है कैसे मतलब फ्रॉड होता है, हम्म। और खुद जाओ इंडिया ईवीएम.org। एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, मिल गया। इस वेबसाइट पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप का स्टडी छपा हुआ है, जिसमें हैदराबाद के एक टेक एक्सपर्ट, यूओएम के प्रोफेसर जेएलएक्स हार्डमैन और एक डच साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर शामिल थे। उनका कहना है कि अगर ईवीएम तक फिजिकल एक्सेस मिल जाए तो कुछ हमलों के जरिए उसमें छेड़छाड़ संभव हो सकती है। ये 16 हम्म। साल पहले का साइट है, 2010 में ये बनाया गया है। ठीक है, हाँ। अब 2010 में कोई मतलब हम्म। बंदा उसके ऊपर रिसर्च करके मतलब बता दिया है कि देखो ये ईवीएम में मतलब फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पर उसके हाँ। बाद ना हम्म। बहुत सारे मतलब जो बीजेपी के नेता भी मतलब एलिगेशन किए हैं कि मतलब देखो कि जो सुब्रमण्यम स्वामी के जैसे कि देखो कांग्रेस वाले ना 90 सीट मतलब ऐसा फ्रॉड करके मतलब जीते। उसके बाद वो कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि देखो बीजेपी वाले ना ऐसा फ्रॉड करके जीतते हैं, तरह तरह का वोट फ्रॉड करके जीतते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेता है और हम्म। हमारा जो मतलब जो मशीनरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये हमसे फ्रॉड करते हैं। क्योंकि मतलब देखो फ्रॉड का बात नहीं होता तो फिर ये सब चीजें सामने कैसा आता है। हम्म। अभी देखो यूट्यूब में जाओ,
अब सुब्रमण्यम स्वामी का मतलब वो एलिगेशन देख लो कि देखो मतलब उसने मतलब एलिगेशन ये लगाया कि जो कांग्रेस ने 90 सीट मतलब कैसा जीता ईवीएम फ्रॉड से। जाओ। एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ, कुछ पुराने वीडियो और बयान हैं जिनमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने ईवीएम के जरिए सीटें जीती थी। फिर वही लोग जब ना वही लोग बीजेपी वाले फिर वहां पर जीतते हैं, मतलब उनका पहले 2 सीट आता था और फिर वहां पर मतलब ना 300 पार हो जाते हैं। तो इसका मतलब देखो फिर वो हम्म। ईवीएम से इस्तेमाल करके ये वोट फ्रॉड करके जीत जाते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन बात यहां पर आ जाए कि सुन लो, ठीक है, ये हिंदू का पोलराइजेशन करके बताते हैं कि देखो भाई देखो हिंदू का वोट हमारा हाथ में है, गैर मुस्लिम है वो सब हिंदू हैं और हिंदू का वोट हमारा हाथ में है। तो ये वाला परसेप्शन मतलब इस्तेमाल करते हैं, ध्रुवीकरण का जो परसेप्शन बताते हैं किसमें ना, उनके जो गोदी मीडिया में। अब गोदी मीडिया में दिखा के यहाँ पर इस तरह का फ्रॉड करके वो जीतते हैं। बहुत सारे मतलब चीज़ें ऑलरेडी ऑनलाइन पे है, सोशल मीडिया पे है, वो मिल जाएंगे। एक एलिगेशन नहीं है, बहुत सारे मतलब एलिगेशन है। सुनो, हम्म, मतलब एलिगेशन तब आता है ना जब कुछ देखो। होता है। ठीक है, हाँ देखो। बिना हाँ। मतलब ये में ऐसा नहीं होगा। मतलब देखो अगर इतना फुल प्रूफ होता है ईवीएम, तो हम्म। फिर मतलब जितने डेवलप्ड कंट्री है वो वहां पर इस्तेमाल करते। ठीक है ना। हम्म। अमेरिका में इतना होने के बाद भी 98% बैलेट पेपर इस्तेमाल कर रहा है। तो सोच लो, क्योंकि सेकंड गणतंत्र तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा वो तो हम्म। यूएसए ही है। हम्म। देखो मैं समझ गया, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखो, अगर आप एक तरीका वो कर सकते हो कि एक ही इलेक्शन को ईवीएम और बैलेट दोनों से रन करो और फिर दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करो। लेकिन उसमें भी मुश्किल तो रहेगी ना, क्योंकि अगर दो अलग अलग दिन इलेक्शन हो रहा है उसमें लोग बदल सकते हैं अपना ओपिनियन, अपना लोग बदल मैं बोला ना कितना आएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ किसके ऊपर आ जाएगा? वही वो तो। वोटर्स और फिर उनके नेता के ऊपर। सुनो, हाँ लेकिन उसमें भी तो छेड़छाड़ हो सकती है ना। ठीक है, कितना मतलब कितना आएगा, कितना ज्यादा ऊपर नीचे हम्म। होगा? ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इससे साबित हो जाएगा कि ईवीएम में काम करता है कि नहीं करता। लेकिन ये छूने अच्छा। नहीं देते ना। लेकिन बहुत सारे लोग दिखा देते हैं कि मतलब बहुत सारे टेक्नीशियन से दिखा दिए कि भाई ईवीएम ठीक से काम नहीं करता। फिर मतलब जिन लोगों ने हैकिंग पैकिंग किया था वो लोग के आके भी मतलब बहुत सारे बहुत बार मतलब सोशल मीडिया में बता चुके हैं कि भाई हम लोग ऐसा करते थे इनके लिए। तो फिर उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बोलता है कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर ठीक है, हम मान लेते हैं। मतलब ये क्या तर्क देते हैं कि देखो अगर मतलब हम इलेक्शन जीतते हैं, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, हम अगर इलेक्शन जीतते हैं तो फिर जो विपक्ष जीतता है तो फिर मतलब वो कैसा जीतता है, वो कैसा जीतता है? उनका वो आर्ग्यूमेंट है। भाई हम मतलब वोटर्स हैं, हम बताते हैं भाई अगर ईवीएम में अगर विपक्ष जीत रहा है तो फिर वो बैलेट पेपर में भी जीतेगा। तो फिर बैलेट पेपर में करवा लो ना। अगर विपक्ष नहीं बोल रहा है वोट फ्रॉड में, वो भी शामिल है। सिंपल सी बात है, तुम सब मिले हुए हो। एक मिनट। जब बात विपक्ष, सुनो सुनो, जो विपक्ष जब बता मतलब हम जो वोटर्स ये एलिगेशन करता है, मतलब देता है कि भाई मतलब कि वोट में धांधली हो रहा है, तरह तरह का वोट धांधली हो रहा है, ईवीएम में वोट फ्रॉड हो रहा है, तो फिर मतलब तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम मतलब बैलेट पेपर में क्यों नहीं करवाते? स्वच्छ मतलब प्रणाली में क्यों नहीं करवाते? और एक बात है, सिंपल सी बात है भाई, जहां पर जिस दिन मतलब वोटिंग हो रहा है उसी दिन वहीं पर रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं कर देते? गिनती करो वीडियोग्राफी में। हर किसका पास मोबाइल फोन है। वो मोबाइल फोन के मतलब सामने भी मतलब उनके जो प्रतिनिधियां होंगे वो भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करेंगे और पता चल जाएगा। हाँ। तुम हाथ में गिनती कर लो, हमको मतलब नहीं चाहिए इतना जल्दी रिजल्ट क्यों चाहिए? कोई जरूरत ही नहीं है हमको, मतलब असलियत में असली प्रतिनिधि चाहिए। तुम यहाँ पर मतलब क्या ना, मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम अपना वोट फ्रॉड कर रहे हो, सत्ता का कब्जा कर रहे हो। फिर यहाँ पर तुम्हारा जो मानसिकता है, गंदी मानसिकता के हिसाब से तुम मतलब कानून बनाने के चक्कर में हो, एक सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने के चक्कर में वो बोल रहे हिंदू राष्ट्र बना देंगे इंडिया को। हिंदू का मतलब है जातिवादी राष्ट्र, यानी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र वहां पर रहेंगे और जिसमें ब्राह्मण है ना मतलब क्या वर्चस्व में रहेगा, वही श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण वर्चस्व राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये, और फिर मतलब नाम का हिंदू राष्ट्र बता रहे। अरे हिंदू होता क्या है? हिंदू शब्द तो मतलब है ही नहीं। हिंदू तुम्हारा जो शास्त्र में है वो हिंदू शब्द मिलता नहीं है। फिर हिंदू शब्द भी सिंधु का है, वो तो पाली का है, वो जो परिब्राजा का है, वो क्या थे, अल्बुरिनी एंड इब्न बतूता कहाँ 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 एक तो कहते हैं? आप सुन लो इलेक्शन सुन लो सिस्टम के सुन लो बारे में बात कर रहे हो। सुन लो, आज से अल्बुरिनी एंड इब्न बतूता हम्म, यहाँ पर कब आए थे मेरे को पहले बताओ।
एक सेकंड। हाँ, ऐतिहासिक रूप से अल बिरूनी 11वीं सदी में भारत आए थे और इब्न बतूता 14वीं सदी में 13 से 33 ईस्वी के आसपास एग्जैक्टली आए थे। यही लोग आके ना सुनो, अल्बे- यही लोग आके मतलब हिंदू शब्द का मतलब इस्तेमाल किया, हिंद शब्द का, अली हिंदी का शब्द का मतलब ऐसा इस्तेमाल किया। सिंध से ही मतलब अपरवंश हुआ है, सिंध से मतलब सिंधु से आता है, ठीक है। लेकिन वहां पर तब तक ना ये मतलब जोग्राफिकल रीजन को मतलब यहाँ पर बताते थे। उसके बाद ना ये लोग 19 सेंचुरी में हिंद शब्द से ही हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, और जो ब्राह्मणवाद को ना, ये जो जातिवाद को मतलब इन लोगों ने क्या किया ना, हिंद बता दिया। ये 19 सेंचुरी का बात है, जब 11वीं सदी का मतलब ये जो है ना, जो आ रहे हैं 14वीं सदी का आ रहे हैं, वहां पर एक ये एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप को नहीं बोल रहे थे, ये एक मतलब जोग्राफिकल रीजन को बोल रहे थे। समझ में आया? हाँ, मतलब एक इनका सुनो, इनका जितने भी मतलब रिकॉर्ड निकालोगे, ये जोग्राफिकल रीजन को ये वो बता रहे हैं, हिंद। उसके बाद वहां पर बसने वाले लोगों को हिंदू, ठीक है, मतलब बताया जा रहा है यूरोपियन ओरिजिन से। उसके बाद 19 सेंचुरी में, और फिर उसी हिसाब से इनका सब किताब किताब लिखा जा रहा है। यानी हम ये मान लेते हैं कि भाई 19 सेंचुरी में ही हिंदू मतलब जो पहचान का, जो आइडियोलॉजी का मतलब बनाया गया, जिसमें एक्चुअली में किसको मतलब रिप्रेजेंट किया गया ना, ब्राह्मणवाद को, यानी जो जातिवाद को। ये हमको छुपाया जा रहा है, मतलब कभी बता देते हैं सनातन, कभी बोलते हैं, कभी वैदिक विचारधारा बोलते हैं, कभी क्या क्या मतलब हिंदू विचारधारा मतलब वो बोलते हैं। तो अब सोच लो, मतलब इनका कोई मतलब खुद का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो बुड़बक लोग हैं, उनका कुछ निकलता नहीं है। आप फिर इसी आधार पर ही मतलब ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स, डाटी पॉलिटिक्स, और फिर इसमें वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी का तरीका मैंने बता दिया, कितने तरह का मतलब वोट चोरी करते हैं, और सबसे ज्यादा चोरी तो ईवीएम से होता है। और फिर गणतंत्र कहां पर है? एक मिनट। ठीक है, मैं आपकी बात का तर्क तो समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी फ़र्क है जिसे अलग रखना ज़रूरी है। इतिहास में जैसे अल बिरूनी और इब्न बतूता ने हिंद या हिंदू शब्द का भौगोलिक मतलब में प्रयोग किया था, वहां से लेकर आज की आधुनिक राजनीतिक पहचान और चुनाव प्रणाली तक सीधे जोड़ देना इतिहास से खुद ब खुद सुनो सुनो साबित सुनो, नहीं मैं होता। नहीं बता रहा हूँ, हाँ, वो तो भौगोलिक को बता रहे थे। उसके बाद तो उनके ही लोग रहे ना मतलब इतिहास लिखने में। फिर 19 सेंचुरी में क्या होता है ना, मतलब ये हिंद शब्द को उठा के एक विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। समझ में आया? जितने भी यूरोपियन मतलब देखो, पहले मनुस्मृति को कौन ट्रांसलेट किया था, उसका नाम बताओ। ऋग्वेद एक को कौन मिनट। ट्रांसलेट किया था, उसका हाँ, नाम बताओ। अगर आप मनुस्मृति का अनुवाद पूछ रहे हो तो वो सर विलियम जोन्स ने किया था अंग्रेजी में 1799 में। इसका उपयोग ब्रिटिश छोड़ प्रशासन दो, ने ऋग्वेद को कानून। किसने किया था? एक मिनट। अगर आप ऋग्वेद का पहला कंप्लीट इंग्लिश अनुवाद पूछ रहे हो तो वो एच विल्सन ने किया था। अगर आप मैक्स मूलर की बात कर रहे हो तो उन्होंने संपादन और कुछ सूक्तों का अनुवाद किया था, इसलिए उनका नाम भी जुड़ा है, लेकिन फुल ट्रांसलेशन विल्सन का माना जाता है। किसने? एच विल्सन ने, हॉरिस हेमन विल्सन। तो वो क्या फ्रीमेसन से जुड़े थे क्या? देखो, देखता हूँ। जहाँ तक मुझे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, एच विल्सन के फ्रीमेसन होने का कोई भरोसेमंद प्रमाण नहीं मिला है। उनकी बायोग्राफियों में ऐसा जिक्र नहीं आता। अगर कोई खास किताब या वीडियो ये दावा करता है तो उसका सोर्स देखकर चेक किया जा सकता है। छोड़ दो। आप किसका रेफर कर रहे हो? मैं ज्यादातर मतलब डाउट मतलब फ्रीमेसन में जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप थे वही फर्जीवाड़ा में ज्यादा मतलब शामिल रहे। जैसा मतलब आप हमारा अनी बेसांत है, वो अनी बेसांत मतलब ना फ्रीमेसन के मतलब बंदा था, ठीक है, जो थियोसॉफिकल मतलब सोसाइटी बना रहा था। तो फिर इन लोगों ने बहुत सारे मतलब वो किताब बहुत सारे लिख दिया। फिर यहीं पर मतलब यही 19 सेंचुरी में गड़बड़ हो रहा है, और यही लोग ना मतलब हिंदू का ये मतलब स्टाम्प दे रहे हैं इंटरनेशनली। जबकि देखो, इनको ही पता नहीं है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं यहीं को उनको ही पता नहीं है कि ये विचारधारा का नाम हिंदू है, लेकिन वो उनको हिंदू का नाम मतलब 19 सेंचुरी में दे दिया जाता है। अरे हिंदू नाम उसके बाद मतलब आगे बढ़ रहा है, उससे पहले नहीं था। वहां पर मतलब जो पहले होता था ऑल हिंद होता था, हिंदुस्तान हुआ। फिर थान जो शब्द है ना, सुनो, जो थान शब्द है ना, वो थान शब्द भी एक पाली शब्द है। थान का मतलब होता है प्लेस या भूखंड। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, भाषा विज्ञान में स्थान या स्थान का मतलब जगह या भूमि होता है। अरे नहीं, वो स्थान बाद में हुआ। पाली में देखो, थानो थानो पाली में देखो। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, पाली में थाना या थानम शब्द मिलता है जिसका मतलब जगह या स्थान होता है। एग्जैक्टली वही अपभ्रंश हो हाँ। के, सुनो, वही अपभ्रंश के स्थान हुआ है, स्थान हुआ है। समझ में आया?
सिंधु थाना से सिंधुस्तान हुआ, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान हुआ है, ठीक है। ऐसा ही मतलब एटिमोलॉजी का मतलब इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो छोड़ दो, वो मेरा मतलब डिस्कशन का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये मतलब 100% है कि देखो यूरोपियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे, तो ये यहाँ कुछ यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, ब्राह्मणवाद को चोला पहना दिया हिंदू के नाम पे, और हिंदू का मतलब वहां पर आ गया जातिवाद को, मतलब जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जातिवाद, मतलब ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जो है, उनको इस्तेमाल किया गया वोटिंग के लिए। 1 मिनट में तो देखता हूँ कुछ आधुनिक यूरोपियन लेखकों ने हिंदू शब्द को व्यापक सांस्कृतिक या धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया और औपनिवेशिक दौर की जनगणना और सुधार आंदोलनों के साथ 19वीं सदी में ये पहचान और अधिक संस्थागत तरीके से परिभाषित होने लगी। लेकिन हिस्टोरियंस में एग्जैक्टली बिल्कुल, लेकिन इतिहासकारों में इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि ये पहचान सिर्फ 19वीं सदी में ही बनाई गई। नहीं नहीं, 19वीं सदी का है, मतलब इतिहासकार जो है झूठा है, ठीक है। सुन लो मतलब क्यों है, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका लॉजिक बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ऋग्वेद ले लोगे, ऋग्वेद को जो मतलब वो ट्रांसलेशन किया था ना वो यूरोपियन लोग, तो वहां पर मतलब हिंदू शब्द ही नहीं मिल रहा है। एक जब वहीं पर अच्छा मेरे को बताओ, ऋग्वेद का मतलब आप- ट्रांसलेशन सुन हाँ, लो, मेरे बोलो। को कंप्लीटली सुन लो। हाँ, जो हिंदू शब्द का मतलब जो ऋग्वेद इनका पूरा सबसे पुराना है। अब जो मतलब किसने मतलब ट्रांसलेशन पहले किया था मतलब ऋग्वेद का? हाँ, अगर आप ऋग्वेद का अगर पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ रहे हो, आमतौर पर क्रेडिट एच विल्सन को दिया जाता है। अब आप विल्सन के बारे में पूछ अच्छा, रहे एच विल्सन जो है ना, सुन लो, हाँ, तो वहां पर अब वहां पर जाके देखो, मतलब उनके ही पांडु मतलब जो ट्रांसलेशन किया पांडुलिपि में, कहीं पर भी हिंदू शब्द था क्या? 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, अगर उपलब्ध पाठों और अनुवादों के अनुसार ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं आता, वहां सिंधु शब्द आता है, मतलब नदी सुन के लो, लिए। बाकी का फालतू का चीज नहीं चाहिए ना मेरे को, जो चीज पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका ही आंसर दे दो। कौन सा कालखंड में मतलब उन्होंने ट्रांसलेशन किया था? 1700? 1 मिनट। अगर आपकी सवाल का जवाब दूं, तो सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन एच विल्सन ने किया था लगभग 19वीं सदी के बीच में। उसमें हिंदू शब्द मूल ऋग्वेद के संस्कृत पाठ में नहीं है। एग्जैक्टली उतने ही रहो। तो इसका मतलब है तब भी मेल नहीं मिल रहा है, मतलब जो उनका रूट मतलब जो मूल मतलब विचारधारा मतलब पांडुलिपि है, उसके मतलब ट्रांसलेशन किया जा रहा है, वहां पर हिंदू शब्द नहीं है, तो फिर कहां से तुमने उठा के लेके आ गया भाई? 1 मिनट में चेक करता हूँ। अगर सिर्फ आपके जवाब का सिर्फ सीधा जवाब दूं, तो ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता, वहां सिंधु शब्द मिलता है। विल्सन ने उसी अरे सिंधु मतलब बोला ना, सिंधु सिंधु एक पाली शब्द है यार, सिंधु एक पाली शब्द है, जाके सिंधु देखो ना, पाली शब्द सिंधु का मतलब क्या है? 1 सेकंड में देखता हूँ। 1 मिनट। हाँ, सही है आपकी बात। सिंधु शब्द पाली में भी मिलता है, लेकिन भाषाविदों के मुताबिक पाली में मिलता नहीं है, पाली का ही है। हाँ, पाली से संस्कृत होके मतलब फिर संस्कृत में आया, क्योंकि महान से का ही मतलब देखो ये बौद्धों का भाषा है। सिंधु इनका मतलब जो इनका संस्कृत भी इनका है ही नहीं, ब्राह्मणवाद का नहीं है। अरे वहां पर उनका कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उनका भाषा कहां से आएगा? अरे इनका भाषा भी नहीं है, उनका भाषा भी नहीं है। जो अभी हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं ना, उनका खुद का भाषा उनको बता नहीं पाएंगे। मतलब हम जैसे अगर आर्ग्यूमेंट करने वाले बंदे का मतलब मिल जाएंगे ना, ये पिछवाड़े मतलब लाल हो जाएगा उनका। आपकी अरे दलील समझ में तो आ रही है, लेकिन ये कहना कि किसी भी स्रोत में हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं है ऐतिहासिक स्रोत से। नहीं है, देखो जो ट्रांसलेशन कर रहा है वो यूरोपियन है भाई। यूरोपियन किसका ट्रांसलेशन कर रहा है? यही लोग तो दे रहे हैं ना उसको। अब देखो यहीं पर पकड़े जा रहे हैं ना ये, मतलब वो जो दे रहे हैं जिसका ट्रांसलेशन कर रहा है, तो तब जो देने वाला बंदा वो उसको पता नहीं है कि भाई हिंदू शब्द है। अगर होता तो फिर वो जो ट्रांसलेशन करके हिंदू तुम निकाल लेता। 1 मिनट। ये तो 19 से मतलब कितना कौन सा सदी में बोला? 19 सेंचुरी ने ना, एच विल्सन ने कब किया था? मैं देखता हूँ। विल्सन का ट्रांसलेशन और 1850 से 1888 के बीच प्रकाशित हुआ था। अच्छा 1850 से, ठीक है, मान लेते हैं 1850 से 1888, इसका मतलब क्या? 19 सेंचुरी, राइट? हाँ, 19 सेंचुरी में मतलब किसका ट्रांसलेशन कर रहे थे वो? क्या अपने आप खुद लिख रहे थे? तो उनको तो मतलब वो जो 1 किताब मिनट। जुगाड़ करके उनका किताब को तो ट्रांसलेशन नहीं, कर रहे वे थे। उपलब्ध संस्कृत अब पांडुलिपियों जो देने वाले बंदे थे, सुन लो, जो देने वाले बंदे थे वो तो ब्राह्मणवादी लोग थे ना। वो ब्राह्मणवादी लोग वहां पर अगर देते, वहां पर हिंदू शब्द होता तो फिर वो हिंदू शब्द देते। मतलब इसका मतलब है 19 सेंचुरी में भी वो लोग नहीं जानते थे कि उनको खुद को हिंदू बोला जाता है।
एक मिनट, इसीलिए मतलब उनका ट्रांसलेशन हाँ। में हिंदू शब्द आया ही नहीं। मैं तर्क समझ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि नहीं नहीं, सुन लो, जो उनका मूल मतलब विचार मतलब पांडुलिपि है, उनका ऋग्वेद जो है ना, उनका जो मूल शास्त्र है ऋग्वेद। हाँ, अब ऋग्वेद का अगर मतलब मूल शास्त्र में ही शब्द नहीं है और देने वाले जो बंदे दे रहे थे उनको भी पता नहीं है हिंदू शब्द, तो फिर ये हिंदू कहां से मतलब आ गया? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। अगर सिर्फ आपके सवाल का अगर सिर्फ जवाब दूं तो ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं मिलता, इसलिए विल्सन के अनुवाद में भी मूल पाठ के अनुसार वो शब्द नहीं होगा। पर यह जरूर है कि हिंदू का इतिहास वेदों से अलग स्रोतों में मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक अरे छोड़ दो, जो ठीक है। वेदों में नहीं मिल रहा है फिर दूसरे में कैसा मिलेगा? वो तो फर्जी भी है, वो भी तो फर्जी में मैं मतलब कर लूंगा, मैं भी उसको भी प्रूव कर लूंगा कि वो फर्जी मैं है। समझ लेकिन मेरे को नहीं नहीं, फिर सबको फर्जी हाँ। बता दूंगा ना, फिर उन पकड़ूंगा कैसा? उनको पकड़ना भी जरूरी है ना, उनका जो कॉलर पकड़ना जरूरी है। मतलब देखो, तुम्हारे लॉजिक से मैं निकाल रहा हूं, मैं कहां से मतलब दूसरा चीज को नहीं ले रहा हूं, मैं बस लॉजिक अभी तक तो मैं लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी तो मतलब मैंने आर्कोलॉजिकल एविडेंस तक भी नहीं गया, आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मांगा, ठीक है ना? मैं तो अभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मांगू तो तुम बोलती ही बंद हो जाएगी, मगर मैं अभी एक बात मिनट। बोलना शुरू कर दूंगा, भाई किसने बोला था हिंदू? मैं कौन सा समझ मतलब रहा हूँ, आप अपना कहीं तर्क पर भी बता रहे कहीं हो, पर भी लेकिन सुन लो, कहीं पर भी हिंदू शब्द का मतलब जिक्र किया गया है? कहीं पर भी इतिहास पत्थर में लिखा गया है? अच्छा है, बौद्धों का मतलब इतना किताब में मिलता है तो फिर हिंदू लोगों का बारे में क्यों नहीं लिखा? तो मैं अभी 1000 सवाल में खड़ा कर सकता हूं, 1000 सवाल, जो कि मतलब आप सोच नहीं पाओगे, पगला जाओगे। देखो मैं तर्क बात यहां पर आता है कि मैं पूरा रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं, अभी रिकॉर्डेड। हाँ जब कोई बंदा ने मतलब आप उनका खुद का जो ऋग्वेद है, जो मूल वेद है, उसका सबसे पुराना चीज को अगर मतलब कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, यानी मतलब उसको कोई ट्रांसलेशन करने दे रहा है, यानी ट्रांसलेशन करने वाले जो वर्ग थे वो यहाँ का ब्राह्मण वर्ग थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ही शास्त्र का, उनके शास्त्र का मतलब क्या करता था, भाग था। तो फिर वो जब दे रहा था उसके बाद वो जो ट्रांसलेशन कर रहे थे कि मतलब वहां पर वो उसके मतलब लेखनी में हिंदू शब्द ही नहीं आया, इसका मतलब है जो देने वाले बंदे ही खुद ही नहीं जानते थे कि उनका विचारधारा का नाम हिंदू है, तो फिर ये कहां से आ गया है हिंदू? एक मिनट। मैं तर्क समझ रहा हूँ, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक फर्क जरूरी है। बात यह है कि ऋग्वेद के मूल पाठ में हिंदू शब्द नहीं है, लेकिन ये कहना कि जो ब्राह्मण पांडुलिपि दे रहे थे वे खुद हिंदू शब्द नहीं जानते थे, ये उपलब्ध साक्ष्यों से सीधे सिद्ध नहीं होता। उसके तो लिए फिर उस कैसा समय है, के अलग क्या लॉजिक? मतलब खुद एआई अपना कल्पना कर लेगा? एआई खुद कल्पना कर लेगा क्या? मतलब किस आधार पर ये बोल रहे हो? जब वो ट्रांसलेशन करने वाला बंदा ही मतलब हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहां पर उसका किताब में है ही नहीं, उन्होंने जो दिए थे पांडुलिपियां ट्रांसलेशन करने के लिए वहां पर है ही नहीं, तो वैसे ट्रांसलेशन करेगा बेचारा? अब ये कब कब हो रहा है? 19वीं सेंचुरी में हो रहा है। अब जब 19वीं सेंचुरी में ही मतलब नहीं मिल रहा है हिंदू शब्द, तो फिर ये हिंदू विचारधारा कहां से लेके आ गए? फर्जी विचारधारा नहीं है, ये पूरा टोटली फर्जी विचारधारा है, खड़ा हुआ है 1920 सेंचुरी में, और ब्राह्मणवाद को ही चोला पहनाया गया है हिंदू का। ये हिंदू हिंदू करके हमारा सर मतलब खा रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं, और फिर सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू बता के मतलब हमको जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं, यानी जो पहचान हमारा था ही नहीं, हमारे पूर्वजों का था ही नहीं, तुम जबरदस्ती हमको हिंदू बना रहे हो। ये तो फ्रॉड है, आइडेंटिटी फ्रॉड है, सिविलाइजेशन फ्रॉड है। एक मिनट। देखो मैं तर्क श्रृंखला समझ रहा हूँ। ऋग्वेद के मूल संस्कृत पाठ में हिंदू शब्द नहीं मिलता, ये बात तो साफ है, लेकिन अरे उससे बार ये बार कर रहे हो, वो मेरे को पता है, मैं खुद मतलब उसका चेक कर चुका हूँ। मैं ऐसा ही क्या गपोड़ी कर नहीं रहा हूँ नहीं क्या? सुनो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने तर्क को रीइंफोर्स कर रहे हो, लेकिन जो उपलब्ध सबूत है उनसे ये साबित नहीं होता कि पूरी हिंदू अवधारणा 19वीं 20वीं सदी में गढ़ी गई हो या पूरी तरह एग्जैक्टली फर्जी हिंदू हो। शब्द वही 19वीं सेंचुरी के बाद मतलब इनके बाद ही क्या हो गया है, क्योंकि उससे पहले तो मतलब देखो वहां पर जब किताब कोई ट्रांसलेशन कर रहा है उसी समय अवधि में, अच्छा उसका ट्रांसलेशन किया मनुस्मृति का, स्मृति का पहला अंग्रेजी अनुवाद की सर विलियम जोन्स ने 1794 में किया था। एग्जैक्टली वो सर विलियम जोन्स ने किया था, लेकिन ऋग्वेद का जो किसने किया था देखता हूँ। एडिटिंग? हाँ, ऋग्वेद के साथ मैक्स मूलर का नाम जुड़ा है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। एएच विल्सन को पहला पूरा अंग्रेजी अनुवाद करने का श्रेय मिलता है, जबकि मैक्स मूलर ने संस्कृत मूल पाठ का संपादन किया, उसे प्रकाशित किया और कुछ सूक्तों का अनुवाद भी किया, लेकिन पहला पूरा अंग्रेजी अनुवाद उनका नहीं था।
तो संक्षेप में पहला पूरा अंग्रेजी अनुवाद विल्सन का है, A.H. विल्सन। एच विल्सन। A.H. विल्सन तो का। उनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ। एक मिनट, उनका पूरा नाम हॉरेस हेमन विल्सन था। अच्छा, वो उनका ओरिजिन बताओ, कहाँ से है वो। एक मिनट चेक करता हूँ। इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में जन्म, बाद में वो भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस में, और फिर बाद में ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के प्रोफेसर बने। अच्छा, मेरे को बताओ ये क्या फ्रीमेसन से जुड़े थे। एक मिनट मैं देखता हूँ। मुझे उपलब्ध विश्वसनीय बायोग्राफिकल सोर्सेज में ऐसा कोई भरोसेमंद सबूत नहीं मिला कि हॉरेस हेमन विल्सन फ्रीमेसन थे। उनकी प्रमुख जीवनी में उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर, संस्कृत के विद्वान, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर के रूप में ही दर्ज किया गया है। फ्रीमेसन होने अच्छा, का रॉयल जिक्र, सोसाइटी के थे ना सदस्य। हाँ हाँ, वो तो फिर रॉयल हो गया सोसाइटी ना। के सदस्य थे। हाँ, तो फिर हो गया ना, वो तो फ्रीमेसन का ही आदमी है। रॉयल सोसाइटी भी फ्रीमेसन का साथ जुड़ा था, ठीक है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। नहीं, ऐसा सीधे सीधे नहीं निकाला जा सकता। रॉयल सोसाइटी एक वैज्ञानिक संस्था है और फ्रीमेसनरी एक अलग भ्रातृ संगठन है। सिर्फ रॉयल सोसाइटी का अरे रॉयल सदस्य होना। सोसाइटी उनके साथ जुड़ा है, देखो। एक मिनट, हाँ, ये चर्चा इतिहास में मिलती है कि शुरुआती दौर में कुछ व्यक्तियों की मेंबरशिप दोनों संस्थाओं में थी, लेकिन विल्सन हाँ, के मामले में मेरे हिसाब से कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड नहीं है कि वे फ्रीमेसन थे। नहीं अगर ना, आपके होगा पास डायरेक्ट क्यों होगा डायरेक्ट क्यों होगा, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। तो इसका मतलब है कि मतलब ये काम समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ गया कि उनके जो मतलब संस्करण में जो मतलब जो किया था, तो वहां पर है ही नहीं, ठीक है। कि मतलब वहां पर जो ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन में मिला ही नहीं कि मतलब हिंदू शब्द। और सुनो, ऋग्वेद सबसे ज्यादा पुरानी मतलब उनका शास्त्र है, उसके बाद पुराण मतलब आए हैं, तो पुराण में भी नहीं मिलते। जो कितने भी पुराण है ना, 18 पुराण से ज्यादा जितने भी पुराण हैं उनका, तो वहां पर उनके भी है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक एक करके ना मतलब निकाला था और फिर मतलब रिसर्च किया था। अभी के जो मतलब गोरखपुर का जो मतलब उनका प्रिंटेड में ये में वो हिंदू हिंदू मतलब टिप्पणी में आता है, ठीक है। लेकिन वो असलियत में मतलब उनके जो हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ ही नहीं। यानी जब ऋग्वेद में नहीं मिलता है तो दूसरे वेद में मिलेगा क्या, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनका सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद का मतलब ट्रांसलेशन 1850 से 1888 तक मतलब जो कर रहे थे, तो मतलब वहां पर उनको देने वाले जो मतलब पांडुलिपियां थी या मतलब कुछ भी जो डाटा मतलब दे रहे थे, तो उनमें नहीं मिल रहा है, तो फिर वो खुद ही जानते थे कि उनका विचारधारा को हिंदू बोला जाता था। तो इसका मतलब हिंदू शब्द का जो रचना है, हिंदू विचारधारा आइडियोलॉजी को जो वो चोला पहनाया गया है उसके बाद पहनाया गया, ठीक है। इसलिए ही मैं बोलता हूँ कि ये फर्जी आस्था है। समझ में आया, जाकि मतलब जितने भी प्रचार प्रसार हो जाए, क्योंकि प्रचार प्रसार करने वाले ही मतलब ज्यादातर यूरोपियन ही थे, क्योंकि ये तो चोर लुटेरे ठग है, इनका औकात ही नहीं है। मैं तर्क समझ में आया ना। तो इसका मतलब सुन लो, क्योंकि मतलब ये अगर उनके होते ना, तो वो पहले लिख देते कि हमारा विचारधारा नाम हिंदू है, मैं तर्क समझ ठीक रहा है। हूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि अंग्रेजी अनुवादों में हिंदू शब्द नहीं आया, ये साबित नहीं नहीं नहीं, कर। वो तो सरलीकरण चाहते थे कि मतलब ये मेरे को उनके इंटेंशन भी पता चल जाता है। इंटेंशन, उनका इंटेंशन ये था कि मतलब उनके मतलब इंटेंशन था कि जो इस आइडियोलॉजी का जिन जिन लोगों ने दिया है वो उनका खुद का नाम नहीं जानते, तो फिर वो क्या करेंगे। तो एक तो पहचान देंगे ना। तो फिर उन लोगों ने इतिहास में रिकॉर्ड ढूंढा कि भाई क्या क्या बोलते थे, तो फिर वो हिंदी फिंदी का शब्द आया, तो फिर इन लोगों ने हिंदू बता दिया। समझ में आया कैसे ही है। एक एक बात पर रुकते हैं। हिंदू शब्द अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये शब्द बहुत पहले से फारसी, अरबी और अरे पहले बोला ना, ये हिंदू शब्द पहले था। जो मैं अलबुरिनी से गया ना, मैं अलबुरिनी अब इब्न बतूता इस्तेमाल किया था जोग्राफिकल रीजन के लिए। मैं थोड़ा। तो फिर इन जोग्राफिकल रीजन का मतलब देख सुन लो, यहां पर देखा कि इन लोगों ने कि भाई देखो यहाँ पर फॉरेन फेथ कहां पर, फॉरेन फेथ मतलब जैसा इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो फिर ये ना मतलब गैर इस्लाम एंड गैर क्रिश्चियनिटी मतलब यहाँ का जो नेटिव का मतलब जो पहले देखते थे कि इस भूखंड को हिंदू बोलते थे, हिंद बोलते थे, तो फिर उसी मतलब यही का जो नेटिव का जो मतलब फेथ मतलब था वो जो ब्राह्मणवाद था, तो फिर उन लोगों ने मतलब उस नाम से उसको मतलब पहचान दे दिया। जबकि मतलब पहचान मतलब वो खुद ही नहीं जानते कि भाई मतलब हमारा आस्था का नाम हिंदू है। अगर होता तो फिर वहां पर अपने उनके जो आस्था में ऋग्वेद में तो हिंदू शब्द होता। तो मतलब हिंदू मतलब तभी ही पैदा हो रहा है हिंदू विचारधारा। हिंदू का मतलब ब्राह्मणवाद को ही हिंदू का मतलब चोला पहनाया जा रहा है, ठीक है। वो है मैं 19वीं तर्क और सेंचुरी। टाइमलाइन दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन इतिहासकारों में आम सहमति यह है कि हिंदू शब्द पहले।
अरे वो इतिहासकार को छोड़ो ना, इतिहासकार ने तो मतलब सब बेवकूफी किया है, डेल्यूजन क्रिएट किया हुआ है। ये अगर सही होते, तथ्य के साथ लिखते, तो हमको आज मतलब इतना प्रॉब्लम एक होता है क्या? मिनट जितने भी इतिहासकार है, सुनो, इनके ही इतिहासकार ज्यादा है। और खास करके मेरे को ज्यादा गुस्सा आता है कि जो यूरोपियन तुम लोगों ने मतलब इतना धंधा किया, तो पकड़े जाते हो ना ऐसे, मतलब छोटे मतलब जो चीजें किए हो तो आराम से पकड़े जाते हो ना। तुम्हारे ट्रांसलेशन से तुम हम निकाल लेते हैं कि भाई तुम मतलब कहां पर गलत किया हो। मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। जैसे मतलब अभी एआई से पूछा है, वो तो ट्रेंड डाटा मतलब सब ले लिया है। अब बताने मतलब जो पैटर्न के हिसाब से वो तो बेचारा बताएगा कि भाई कहां पर है। मैं अब जब पूछ रहा हूं तो फिर बताने इसको मिल नहीं रहा है, जबकि मैं मतलब पहले से ही इसको रिसर्च कर चुका हूं। लेकिन मैंने उसको ऐसे इसलिए पूछा कि मतलब वो अभी फर्जी डाटा में है या असली, मतलब कुछ ही मैं सच्चाई बाकी क्लियरली है। बताता हूँ। एक ठीक है, मिनट, एक मिनट, तो रुकिए रुकिए रुकिए। सुन लो। अभी मेरी बात सुनिए। बहुत पहले कुछ बाहर के लेखकों ने हिंदू या हिंद शब्द भौगोलिक अर्थ में इस्तेमाल किया, लेकिन वो आज वाली धार्मिक पहचान नहीं थी। बाद में मध्यकाल और खासकर औपनिवेशिक। तो मैं तो पहले से बता रहा हूं ना, पहले से मैं बता यही रहा कह रहा हूं, हूँ ना। पहले से बता रहा हूं कि सुन लो। मैं पहले से बता रहा हूं ना, सिंधु भी एक पाली शब्द है और थाना भी एक पाली शब्द है। सिंधु थाना का मतलब है कि नदियों का देश, नदियों का मतलब प्लेस। यानी यहाँ का जो नदियों का प्लेस को ही सिंधु थाना बोला जाता था। हो सकता है कि इनको इन लोगों ने क्या बदल दिया है, जो पर्शियन है क्या, जो मतलब दूसरे जो अरबियन है या मतलब जो लोग हैं, वो इनको ही यहाँ इस भूखंड के जो नदियों के मतलब देश के मतलब नदियों के भूखंड के तौर पे मैं मतलब क्लेरिफाई जानते करना थे। चाहूंगा, सिंध थाना जैसी कोई सुन लो, मान्य क्योंकि पाली रूप में मुझे नहीं मिल रहा। स्थान शब्द संस्कृत। नहीं मिल नहीं रहा है क्योंकि मतलब लिखा कोई नहीं है यहाँ पर। लॉजिकल मतलब ड्रिवेन करना पड़ेगा, लॉजिकल मतलब निकालना पड़ेगा कि भाई इस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है। स्थान मतलब जो शब्द है ना, वो मतलब अरबियन में नहीं मिलता, पर्शिया में एक नहीं मिलता मिनट। है। वहां पर मतलब जो रूट मिलता है ना, वो थाना मिलता है, पाली में मिलता है। थाना का मतलब होता है प्लेस। एक मिनट। ठीक है, और बौद्धों का ना मतलब तब ना प्रचार प्रसार चलता था, सिल्क रूट हाँ, में जाते पाली थे। में थान या तो थान मतलब का अर्थ जगह स्थान जैसा ही है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द की मुख्यधारा थान, एटिमोलॉजी को मानक भाषा वैज्ञानिक स्रोत सीधी। यार उसके बाद वो एरिया ही सब बौद्धों का था यार। वो पर्शिया फर्शिया सब बौद्धों का है, अफगानिस्तान तक तो बौद्धों का था, इवन मतलब अरब भी बौद्धों का है। ठीक है, अरब में मतलब ना जब प्री इस्लाम पे जाओगे तब भी वहां पर मतलब मिलेगा, क्या मिलेगा वहां पर? बौद्ध विचारधारा मिलेगा वहां पर भी। वहां के चोर लुटेरे डकायत मतलब वहां पर बौद्ध विचारधारा को मतलब अपभ्रंश विनाश किया हुआ है। इस्लाम वहां पर बौद्ध विचारधारा को खत्म करके बना हुआ है, क्योंकि वहां पर देखोगे जो मतलब जो उनके जो ट्रेडिशन परंपरा को देखोगे, उसका मूल में मतलब बौद्ध परंपरा है। केव में सुनो, ये जो फोर्टीज में, अपने फोर्टीज में जो प्रोफेट मोहम्मद जाके केव के अंदर घुस के मतलब ध्यान करते करते जब्राइल को मतलब बात कर लिया और अल्लाह के बारे में जान लिया। ये ध्यान करने का जो मतलब जो प्रथा था वो तो बौद्धों का था। तो इसका मतलब यही डायरेक्ट प्रूव हो जाता है कि जो ध्यान करने का प्रथा जो कर रहा था ना, जो हीरा केव में जाके प्रोफेट मोहम्मद जाके बैठते थे, जाके मतलब वहां पर मतलब एंजल जबरील से बात करते थे, तो यही से ही पता चल जाता है कि वहां पर बौद्ध विचारधारा था। क्योंकि ध्यान करने का जो प्रथा था वो बौद्धों का है, केव के अंदर जाके वही करते थे और कोई नहीं करता था। ए समझ हाँ, में आया? मैं सुन रहा हूँ। और तो फिर सुनो सुनो, उसके बाद वहां पर जो मूर्ति 360 मूर्ति मतलब उन लोगों ने 630 एडी में मतलब जो तोड़ा मूर्तियां, मतलब महायान सेक्ट वाले ही बनाते थे। क्योंकि 610 एडी में या 600 मतलब ये जो केव में जाके घुस के जो मतलब एंजल जबरील से बात करते थे और फिर वहां पर अल्लाह के बारे में जाने, ये तो मतलब गपोड़ी कहानी है। तो ऐसा मतलब केव के अंदर जाना, वहां पर ध्यान करना, ये इस बात का सबूत है कि भाई वहां पर एक विचारधारा मतलब पहले से था जो भी ध्यान करता था। यानी ध्यान करने का विचारधारा जो सोच है, परंपरा है, वो बौद्धों का है। तो इसका मतलब यहीं पर प्रूव हो जाता है कि वहां पर बौद्ध परंपरा पहले था, प्री इस्लामिक में। फिर दूसरा ये होता है कि मतलब 630 एडी में वो जो 360 मूर्तियां तोड़ते हैं, मूर्तियां किसका थे? ये बौद्धों, मतलब तब तो मतलब वो महान सेक्ट मतलब वहां पर प्रसार हो रहा था। तो मतलब वहां पर मूर्तियां बौद्धों का ही थी, उनको मूर्तियां तोड़ दिया इन लोगों ने, मतलब प्रोफेट मोहम्मद ने। अब यहाँ पर झूठी इतिहास, यहाँ पर ब्राह्मण अगर इतना झूठी इतिहास बना के हमको बेवकूफ बना सकते हैं, तो फिर वहां पर अरबियों को वो क्यों झूठ मतलब नहीं बोल सकते? वो भी झूठ बोल सकते हैं। अरे भाई देखो, लॉजिकल आराम से निकल जाता है। ये सब फर्जीवाड़ा लोग हैं, ये भी फर्जीवाड़ा है। ठीक है, और ये भी मतलब ईसाई विचारधारा में जो खुद बीबीसी में मानता है कि भाई देखो जो जीसस है वो कभी बुद्धिस्ट मंक थे। तो फिर यहां पर हर जगह चीज पता चल जाता है।
लॉजिकली ड्रिवेन है, ठीक है। वो मेरा मतलब टॉपिक नहीं था, मेरा टॉपिक था क्या ना भाई, क्या कहाँ कहाँ भटक गया मैं। अब मतलब मेरा टॉपिक क्या था ना, मतलब जो ईवीएम फ्रॉड था। अब ईवीएम फ्रॉड में मतलब कहाँ कहाँ घुसा दिया मेरे को लेके, इधर उधर लेके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंदू आस्था के नाम पर ना ये लोगों ने मतलब फर्जीवाड़ा किया, और हिंदू की आस्था के नाम पे ये लोग ना ध्रुवीकरण करते हैं और मतलब वोट फ्रॉड करके जीतते हैं। मैं समझ रहा हूँ। ये था मेरा एक्चुअली मतलब कंक्लूजन। अच्छा, हमारा ईवीएम कब मतलब इस्तेमाल हुआ इंडिया में, देखो। चेक करता हूँ। हाँ, भारत में ईवीएम का पहला उपयोग 1982 में केरला के पारूर विधानसभा उपचुनाव में हुआ था और बाद में धीरे धीरे पूरे चुनावों में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं गईं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की दायर याचिकाओं के बाद वीवीपैट लागू हुई, लेकिन अभी तक अदालतों ने ये नहीं कहा है कि ईवीएम से चुनावी धांधली साबित हुई। कैसा होगा कि उनके ही लोग बैठे हुए हैं, अरे उनके ही लोग बैठे हैं तो फिर क्या है, मतलब उन लोगों ने तो ईवीएम इसलिए लाया कि मतलब जो दूसरे वर्ग को मतलब रोकना था। मैंने बताया ना पहले से ही, मतलब जब चर्चा किया मैंने क्या कब क्या किया, पहले भी बता दिया कि जो यहाँ पर जो आस्था के नाम पर और जाति के नाम पर किसी वर्ग का कितना आंकड़ा है, कितना पॉपुलेशन है, इसलिए मैं पहले से बताया था। अब एक सत्ताधारी वर्ग अगर मतलब वहां पर है, और मतलब जो दूसरे पॉपुलेशन जो है, जो मतलब ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, वो रिप्रेजेंटेशन में आ रहे हैं और उनके प्रतिनिधियों को वोट मिल रहा है, तो उनको रोकना काम था। तो ईवीएम मतलब देखो, बैलेट पेपर में थोड़ा थोड़ा चोरी कर रहे थे, मतलब हर जगह मतलब बूथ कैप्चरिंग का मतलब थोड़ा मसला अलग हो जाता था, कष्ट होता था, मतलब कोई कोई मतलब वहां पर लड़ाई में लोग मर जाते थे। तो फिर उसको मतलब आराम से निपटाने के लिए ईवीएम लेके आया गया। और फिर वही लोग जब तक मतलब का शासन में बैठे हैं, सरकारी मतलब पदों में बैठे हैं, वो थोड़ी ना मतलब ये करेंगे। अब जितने भी जाएंगे वो मतलब तो वो ये कर देंगे ना। मैं समझ रहा हूं कि आपकी गहरी चिंताएं हैं, लेकिन अगर हम पुख्ता सबूत या आधिकारिक निष्कर्ष पर क्या सबूत है, सबूत कैसा मिलेगा जब सबूत, मतलब इन लोगों ने सभ्यता ही खत्म कर दिया बौद्धों का, मतलब बिना सबूत का। और फिर मतलब यहाँ पर उनके ही कब्जे में मतलब सब कुछ है और तुमको सबूत मांग रहे हो। क्या सबूत मिलेगा जब मतलब वो खुद ही मतलब चोरी करें, फिर विचार भी वही करें, हर चीज वही करेंगे, तो फिर मतलब कैसा हो जाएगा, कैसा मिलेगा कैसा। और मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। मतलब अभी तो बोला ना, सुब्रमण्यम स्वामी एलिगेशन क्या ऐसा कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं गया था, कौन सा केस था देखो ना। देखता हूं, एक सेकंड। हाँ हाँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया था और उससे वीवीपीएटी लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। पर क्यों किया, वीवीपैट लेने का मतलब प्रक्रिया क्यों हुआ, मतलब उसको तो कुछ ना शक हुआ ना। लेकिन क्या शक हुआ था, क्या शक हुआ था वीवीपैट लाया। देखता हूं, एक सेकंड। हाँ, संदेह और पारदर्शिता की चिंता बड़ा कारण था। अदालत ने ईवीएम को अवैध नहीं कहा, बल्कि मतदाता के भरोसे और वेरिफाइबिलिटी को मजबूत करने के लिए वीवीपीएटी लाई गई। ये तो बहाना था। और ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है, ये भी एक नंबर का मतलब खिलाड़ी है, ये ब्राह्मण है, और ये खुद ही मतलब जातिवादी है, और ये चाहता है कि ब्राह्मण वर्चस्व बना के रखो। और यही लोग मतलब वकील बन के वहीं पर गेम खेलते हैं, वहीं पर जज बन के वही गेम खेलते हैं। मतलब यही लोग पूरा मतलब स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और फिर उसको मतलब उसको एनफोर्स करने वाले भी लोग यही लोग हैं। अगर आप वीडियो में जिक्र करना चाहते हैं तो इस तरह कह सकते हैं। ईवीएम पर बहस और कानूनी याचिकाएं हुई, कुछ वकीलों और नागरिक समूहों ने भी केस दायर किए, लेकिन कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया, यह नहीं कहा कि ईवीएम फ्रॉड साबित हो चुका नहीं, है। वो क्यों करेगा, क्योंकि उनके ही लोग तो बैठे हैं ना। देखो, आरएसएस जो है वो पहले क्या किया ना, मतलब आरएसएस की ब्राह्मणवादी संस्था है। मैंने इसलिए पहले बताया था कि सवर्ण का मतलब कैसा कब्जा है इंडिया के ऊपर, ठीक है। हर संगठन को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा नहीं नहीं सकता। नहीं, अगर सुन लो आपके सुन पास लो, किसी को पहले सुन लो। आरएसएस का सपोर्टर मत हाँ, बनो, ठीक है। पहली बात है कि मैं किसी का सुनो, सपोर्टर पहली नहीं बात हूं। है कि जब अब संगठन में बैठे हैं, वो किस संगठन से जुड़े हैं वो पहले हमको देखना पड़ेगा। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर संगठन में जो ज्यादातर बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, तो वहां पर एक मतलब संगठन से मतलब ट्रेंड हुए मतलब लोग, मतलब जुड़े हुए लोग मिलते हैं, वो है आरएसएस का, ठीक है। अभी सत्ता का कब्जा क्या है, वो बीजेपी है। पहले मतलब हालांकि देखिए, पहले अगर आप मतलब कांग्रेस ने ईवीएम जी फ्रॉड का मतलब क्या ना मतलब ये किया था,
वहां हाँ पर मिला था कि सबूत कि मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने मतलब बताया था कि मतलब इन लोगों ने 90 सीट्स को एक मतलब मिनट मैं ऐसे देखता फ्रॉड हूँ। करके जीता है। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के ही जो मतलब बहुत सारे नेता है मतलब मतलब चले जाते हैं किस में, बीजेपी को। फिर वहां पर क्या होता है ना, ये अचानक से जीत जाते हैं, मैं अचानक चेक से कर जीत रहा हूँ, जाता है और बहुमत से जीतता है। एक एक करके तोड़ते हैं। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले सवाल उठाए थे, लेकिन अरे अदालत अदालत ने यह छोड़ो ना नहीं कहा यार, कि बड़े अदालत पैमाने अदालत पर। क्यों पकड़ के रखे हो? अदालत में उनके ही लोग बैठे, अगर अदालत में उनके अदालत, लोग ही बैठे बैठ के मतलब बैठे हुए हैं। और सुनो वहां पर जो मैं सुनो समझता वहां पर जो हूँ जजेस लेकिन बैठे हैं वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके नहीं जा रहे हैं, वो हाँ, उनके ही चुने हुए लोग हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम में मतलब वहां पर जजेस बैठे रहे हैं, मतलब वो उनके रिकमेंडेशन से बैठे हुए मतलब जजेस हैं। वो उनके ही काम करेंगे या हमारा काम करेंगे या मतलब जनता का काम करेंगे? उनको तो बच्चों से बात को कायम रखना है ना। तो बच्चों से बात को कायम अगर रखने के लिए आप जो जो वीडियो बोल में, सकते हैं, जो जो मतलब प्रक्रिया हो सकता है, तो वो वही बोलेंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं भारत की न्यायिक नियुक्ति व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम पर बहस होती रही है। कुछ लोग इसे स्वतंत्रता के लिए जरूरी मानते हैं, कुछ पारदर्शिता की कमी पहली बताते बात है कि भाई इतना इतना साहित्यिक भाषा लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि भाई वहां पर पारदर्शिता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जुडिशियल सिस्टम में जो बैठे हैं, वो जुडिशियल सिस्टम में जो मतलब विचारपति हैं, वो सही रूप से मतलब एक्चुअली मतलब विचार देने वाले मतलब योग्य लोग है ही नहीं। ठीक है, आपका ये पॉइंट साफ और और सरल। ये बायस्ड है, ये बायस्ड है, खास करके बायस्ड है। देखो अपेक्स कोर्ट जो होता है ना, देखो मैं पहले पहले क्या बताया था कि हमारा देश में जो मतलब न्यायिक व्यवस्था है, वो मतलब वो मतलब सरकार का एक पार्ट है। सरकार कौन है ना, वो द पीपल ऑफ इंडिया है। और जो विचारपति है, वो एक मतलब क्या ना सैलरी लेने वाला पेड मतलब एक सर्वेंट है, पेड मैं स- सर्वेंट है। सुनो, वो पेड सर्वेंट मतलब अगर काम ठीक से नहीं करेगा, तो हम 100% अकाउंटेबिलिटी को मतलब क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। क्योंकि मतलब वो ही मतलब कानून जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो कानून के मतलब वहां पर पद में बैठे हैं, ठीक है, बस वही लोग कानून जानते हैं कि दूसरे लोग नहीं जानते हैं, दूसरे लोग नहीं पढ़े हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। समझ और गया। हम जानते हैं, हम उनको मतलब ये कर सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं और उन पर सवाल उठाना जायज है, लेकिन ठोस सुधारों के लिए साफ सबूत, ना, पारदर्शिता और जब जब प्रक्रिया नहीं। जब जब जो अपेक्स कोर्ट में बैठने वाले जो विचारपति वो बायस्ड हैं, तो हम कहां पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे मेरे को बताओ ना। देखो वहां पर एक राम मंदिर एक बना सेकेंड दिया। मैं राम जांचता एक हूँ। मतलब सुनो, अगर आपको सुनो लगता सुन है लो कि सुन लो सर्वोच्च अदालत सुन का लो कोई सुन लो, जज भी पक्षपाती हो इन सकता लोगों ने है, कैसा तो मतलब देखो लोकतांत्रिक हमारा तरीके संस्था मौजूद का है। बर्बादी किया, रिव्यू देखो। पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशन अरे बेंच, वो प्रक्रिया छोड़ो संसदीय ना। बहस, शोध, पत्रकारिता अरे और वो कुछ नागरिक समाज के जरिए निगरानी। अरे सिर्फ यह कहना कि वो मैं कुछ काम सहमत नहीं नहीं आता हूं है, वो सब अलग नहीं कि बात वो है। प्रक्रिया है, वो कुछ काम नहीं अगर आता। आरोप यह है कि वो कुछ पूरी काम नहीं न्यायपालिका आता है पक्षपाती भैया, है, सुनो। तो उसके लिए ठोस, अरे वो विस्तृत और नहीं काम स्वतंत्र आता सबूत है, वो चाहिए होंगे। काम ही नहीं आता है, फालतू की चीजें हैं। देखो मैं एक मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सुन रहा हूं। सुनो, इन लोगों ने मतलब हाँ देखो समझ वोट गया। वोट फ्रॉड मतलब वोट को मतलब पाने के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया ना, राम मंदिर बना दिया। ठीक है। राम मंदिर का मतलब वहां पर मतलब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मतलब झगड़ा था। तो फिर वहां पर सबूत किसके मिले ना, बौद्धों का मिले। जो मतलब वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, वो मतलब वो बौद्धों का मिला। लेकिन ना मुस्लिम का था ना मतलब ब्राह्मणवाद का था। फिर मतलब वहां पर विचारपति क्या है ना, मतलब देखता है कि भाई आस्था के नाम पर, यानी एविडेंस को नहीं देख रहा है वो, आस्था के नाम पर, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों का मर्म वहां पर आस्था है। तो आस्था के मतलब ये पर उसने क्या ना मतलब वहां पर प्रेडिक्शन दे रहा है कि भाई वो राम जन्मभूमि है। तो फिर यहीं से तो पता चल जाता है कि देखो कानून को कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा संस्था को कैसा गलत इस्तेमाल कर रहा है। और फिर जो लोग हैं